हाँ तो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का आज की स्ट्रीम में। और आज हम स्ट्रीम करेंगे अपना मार्केट अपडेट के बारे में कि मार्केट में क्या हो रहा है। मार्केट में देखेंगे, साथ के साथ इकोनॉमिक्स के बारे में भी सुनेंगे। तो कल जैसे कि कल हमने देखा, कल इन्फ्लेशन ज़्यादा आई ब्रिटेन में, और उसी के साथ यूएस में जब ओपन हुआ तो वहाँ पे डाउन मूव हमको देखने को मिला, क्योंकि इन्फ्लेशन ज़्यादा आई तो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाने का हो गए। बॉन्ड मार्केट आज का। और फिर हम बात करेंगे कि कल क्या होगा, आज की रात को क्या होगा। आज मतलब इंडिया की रात को क्या होगा और वहाँ पे किस तरह का इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा मार्केट्स में उसके चलते। ठीक है दोस्तों, तो एक तो ये चैनल अपनी वीडियो है ये वाली। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि ये देखो दोस्तों, लोग जब ऐसे सवाल पूछते, इस वीडियो में एक तो जयशंकर से पूछा कि भाई तुम ये बताओ कि इंडिया में जो ये तमिल वमिल की बात होती है, तमिलनाडु में लड़ाइयाँ होती है रीजनल, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे। तो उन्होंने यही कहा कि भाई अभी तो हम यहाँ पे इकोनॉमिक पॉलिसी डिस्कस करने आए हैं, ऐसी तो कोई बात करने आई नहीं, तो आप हमसे ऐसे सवाल क्यों कर रहे हो। ठीक है, वो आप हमसे इंडिया में आगे करना, क्योंकि इंडिया में तो फिर बताइए आपको कौन जवाब देगा, बेवकूफ़ लोग देंगे जवाब। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। ये एक हम सबके लिए सीख भी है कि हमें भी किस तरह से, जो हमारी सोसाइटी के आदर्श लोग हैं वो किस तरह की बात करते हैं, उनका चाल चलन क्या है, उनसे हम क्या सीखें, उनसे हम क्या सीख सकते हैं। तो ये सीख सकते हैं कि आप भी थोड़ी इस तरह की बातें ना की जाएं, समाज में लड़ाई फैलाने वाली, मतलब जो इकोनॉमिक पॉलिसी से हटकर हो या इधर उधर की बातें हो, वो कम की जाएं। ठीक है दोस्तों, तो एक तो रहा ये। तो कल की मार्केट में आपको चार्ट भी डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ। आप ये देखो, कल का जो ओपन हुआ, इसको ज़रा रिफ्रेश किया जाए। तो ये देखो, ये दोस्तों 5 मिनट का चार्ट है। ओपन यहाँ पे हुआ, यहाँ पे इस लेवल पे इन्फ्लेशन का नंबर आ गया था। यहाँ पे देख लो, सुबह ही 11:30 बजे इन्फ्लेशन का नंबर हायर आ गया था फोरकास्टेड से। मंथ ऑन मंथ का जीबीपी का, ग्रेट ब्रिटेन का, तो ग्रेट ब्रिटेन इज़ बैक टू यूएस डॉलर, तो उसका इम्पैक्ट भी पड़ता है हर जगह, ओवरऑल वर्ल्ड मार्केट में पड़ता है। जब उसको मजबूत करना होगा, तो अभी ये सोचो, जब पाउंड को मजबूत करना है तो क्या फिर तो यूएस डॉलर अपनी वैल्यू खो देगा। तो डॉलर में भी इन्वेस्टर्स फिर यही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो डॉलर अपने ख़रीद लें, क्योंकि अब वहाँ पे जीबीपी की स्ट्रेंथ बढ़ने वाली थी, वहाँ पे इंटरेस्ट रेट की एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है, क्योंकि इन्फ्लेशन हायर आ गया है, और एक्सपेक्टेशन बढ़ने का मतलब होता है अपकमिंग हायर इंटरेस्ट रेट्स। तो दैट वाज अ गुड करेंसी ट्रेड, तो लोगों ने अपने स्टॉक्स बेचे और करेंसी में मूव इन हो गए इंट्राडे में, या फिर उस टाइम में जो भी था जिनको पोजीशन बनानी थी। तो ये देखो दोस्तों, यहाँ तक ऐसे ये आता ही रहा, और वो उसी चीज़ का मोमेंटम ये इंट्राडे में 5 मिनट की 100 मूविंग एवरेज ने कंट्रोल करके रखा, उसको मोमेंटम में आगे बढ़ते हुए रखा। तो एक तो हुई दोस्तों ये बात। ठीक है, माइक को ना यार थोड़ा इधर ले आता हूँ। तो एक तो हुई ये बात। ठीक है दोस्तों, तो और रात को क्या हुआ, जब यूएस का ओपन हुआ, यहाँ पे तो था ये ग्रेट ब्रिटेन का ओपन, ये हुआ यूएस का ओपन। यूएस के ओपन में भी वही चीज़ हुई, हाउसिंग स्टार्ट्स, तो ये सारी रिसेशन, फिर वहाँ पे फिर उन्होंने प्राइस इन कराई, फिर वो, ठीक है। और फिर यहाँ पे आनी थी उसकी मीटिंग, बोमिन की मीटिंग, तो यहाँ पे अब
जब प्राइस इन हो गया सारा कुछ, एक नया लो बना दिया वहाँ पे इंट्राडे में, डेली की कैंडल में। ये देखो डेली में भी ये लो में ही क्लोज हो गया, नीचे कोई रह गया। ठीक है, ये डे था पिछले वाला जो कल बीत गया। ये देखो कल यहाँ डोजी बनाया इसीलिए, और इन्फ्लेशन का नंबर एक्सपेक्ट होना था, हायर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेड थी। अभी इंटरेस्ट रेट भी वहाँ पे कम है, तो हम अभी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये थोड़ा यहाँ से नीचे जाएगा। ग्रेट ब्रिटेन का पाउंड, मतलब पाउंड नहीं, पाउंड की वैल्यू ऊपर जाएगी, स्टॉक्स नीचे जाएंगे, क्योंकि डिनोमिनेटेड इन करेंसी। तो फिर जब करेंसी स्ट्रांग हो रही है तो करेंसी मार्केट क्योंकि बड़ी है, बॉन्ड मार्केट बड़ी है, रियल इस्टेट मार्केट बड़ी है, तो जो वहाँ पे स्ट्रेंथ होगी वो, अगर करेंसी में स्ट्रेंथ है तो वो एज अ वीकनेस रिफ्लेक्ट होगी स्टॉक प्राइसेस, स्टॉक प्राइस वो रिफ्लेक्ट होगी एज अ वीकनेस इन स्टॉक प्राइसेस। द स्ट्रेंथ इन करेंसी गेट्स रिफ्लेक्टेड एज अ वीकनेस इन स्टॉक प्राइसेस। ठीक है दोस्तों, तो एक तो ये चीज़ हो गई। और फिर सुबह के टाइम पे ये देखो यील्ड भी बढ़ती रही। कल बॉन्ड खरीदने कोई आया ही नहीं, सारे बॉन्ड बैठे रहे। जैसी फेड की मीटिंग यहाँ पे अनाउंस आई, उसी टाइम बॉन्ड खरीदने आ गए लोग। तो ये भी आपको देखना पड़ेगा कि लोग बॉन्ड्स के लिए एंट्रियाँ कब बना रहे हैं। ठीक है, और फिर वही इंट्राडे में यहाँ पर भी मैंने ट्रेड लिया था। यहाँ पर ये मैं आपको दिखा देता हूँ एक बारी, ये 5 मिनट का चार्ट खोल के। ये डेली का था, अभी ये 5 मिनट का खोला, इसको रीसेट किया, यहाँ मैं आ गया। तो ये देखो दोस्तों, यहाँ पर मैं लॉन्ग था, यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ डाउन देखने को लगा, मुझे लगा, फिर मैंने इसको काटा नहीं। फिर जब यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ ना, पोजीशन बढ़ाई, पोजीशन तब बढ़ाई जब यहाँ पे क्रॉस अबव लगा, यहाँ पे पोजीशन बढ़ाई, इसको होल्ड किया, इधर भी होल्ड किया। इधर मेरा स्टॉप लॉस लगा के मैं बैठा हुआ था कि अगर नीचे जाता तो यहाँ पे हिट हो जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। मैंने फिर यहाँ पे फेड की मीटिंग चलती रही, ये लगभग ऐसे ही 1.5 घंटा एक तरफ चलता रहा। ठीक है दोस्तों, पर मैं यहाँ पे क्योंकि मेरे को पता था 20 की मूविंग एवरेज के नीचे आएगा, तो फिर मेरे को अभी आएगा तो आ जाएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। तो फिर मैं उसी चक्कर से बैठा रहा कि लॉन्ग जाएगा, क्योंकि अब यील्ड ने भी डबल टॉप बना दिया था इस चार्ट पे। ये यील्ड का चार्ट है 5 मिनट का 10 ईयर बॉन्ड का। तो बॉन्ड इज़ वेरी, बॉन्ड मार्केट और स्टॉक मार्केट का कनेक्शन है दोस्तों, तो आप ऐसे बना सकते हो। तो फिर मैं बैठा रहा और मैंने यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट बुक किया, और ओवरबॉट होने का इंतज़ार करता रहा यहाँ पे, क्योंकि मुझे पता था ओवरबॉट हो जाएगा, क्योंकि फेड इज़ नॉट दैट मच बियरिश। फेड को पता है कि अब रिसेशन आ गई है, यूएस फेड को, अब चाहे ब्रिटेन में जो मर्जी होता रहे, उसका इतना ब्रॉडर इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। और ये हमको कल भी दिख गया। और हम आज देखेंगे, आज कौन कौन से नंबर आने वाले हैं। आज भी दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉरेक्स कैलेंडर, आज क्या क्या इवेंट आने वाले हैं देख लेते हैं ज़रा। आज अगस्त 18 है, ऑस्ट्रेलिया का एम्प्लॉयमेंट चेंज आने वाला है। एक्चुअल फोरकास्टेड एक्चुअली एम्प्लॉयमेंट में ज़्यादा थी, क्योंकि अब ऑस्ट्रेलिया का टाइम इंडिया से आ गया। तो ये देख लो, वहाँ के नंबर्स ऑलरेडी रिलीज़ हो गए हैं, वहाँ के सुबह 7 बजे से। जो भी वहाँ की एजेंसी है, मुझे ये नहीं पता वहाँ की एजेंसी कौन है, पर ये देख लो फोरकास्टेड था इतना, प्रीवियस था 88। और एम्प्लॉयमेंट मतलब ज़्यादा लोगों की जॉब नहीं लग रही, फोरकास्ट प्रीवियस से थोड़ा कम आया अनएम्प्लॉयमेंट का। अब हो सकता है कि एम्प्लॉयमेंट भी धीरे धीरे तूल पकड़े और एक हमें डिक्लाइन देखने को मिले, ऐसा भी हो सकता है। और ये नॉर्वे, नीदरलैंड, इनको अभी हम छोड़ देते हैं, हम बेसिकली अभी देखेंगे। और बेसिकली ऑस्ट्रेलिया थोड़ा हमें सिग्नल देगा, यूरोप, ग्रेट ब्रिटेन, चाइना और यूएस, मेनली यूएस देखता हूँ मैं, उससे पहले भी, और कनाडा भी उसके साथ का ही देश है, तो वो भी थोड़ा वहाँ का इकोनॉमिक हालात बता देता है। तो ये शाम को 6 बजे आएगा इंडिया के हिसाब से, इसको तब देखेंगे। तो आज कंटिन्यूइंग जॉबलेस क्लेम्स आने वाले हैं, इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स आने वाले हैं आज का नंबर।
एंड 7:30 बजे सीवी लीडिंग इंडेक्स आएगा, तो अभी कुछ नहीं आया। और गैस का प्राइस कल भी दोस्तों आपने देखा था जितना फोरकास्टेड था ऑयल का प्राइस, 17 अगस्त का दिखा देता हूँ आपको मैं, डेट यहाँ पे आ नहीं रही है, डेट 17 अगस्त। तो कल भी एक बाउंस देखने को मिला, बहुत अच्छा बाउंस था, क्योंकि वो ऑयल में जो इन्वेंट्री थी वो कम आई। ये देखो दोस्तों, फोरकास्टेड था 0.17 नेगेटिव होगा, 0.11 नेगेटिव, और एक्चुअल आया 0.44। और आप इसका इफेक्ट देखो, MCL फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट निकाल रहा हूँ मैं आयरन बीम ब्रोकर्स पे। ये देखो MCL माइक्रो क्रूड ऑयल फ्यूचर्स, कल का चार्ट आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखो दोस्तों, इसको पूरा खोल देते हैं। ये शाम के 7 बजे जैसी मार्केट ओपन हुई और जैसे ही वहाँ पे रिजल्ट आया कि इन्वेंट्री का क्या हिसाब बना, उसके बाद ही, क्योंकि और यहाँ पे आप लॉन्ग बना के पहले ही बैठ सकते थे, रिजल्ट आने से पहले ही यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया जा सकता था। इसके नीचे इसको ज़रा मैं एक बारी बना के दिखा देता हूँ। ये देखो दोस्तों, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के बैठते तो आराम से 20%, मतलब यहाँ पे तो 2.4% है कैश पोजीशन। अगर आप लेवरेज लेके बैठते थे फ्यूचर्स में अवेलेबल है जिस लेवल की, तो आपका आराम से 2.5% की जगह 25-24% बन जाता, रिटर्न 2.4 की जगह 24 हो जाता। एनीवेज, तो ये इम्पोर्टेंस है इंट्राडे में इवेंट्स की, और आपको कैसे इंटरप्रेट करना है। और क्योंकि इसकी इम्पोर्टेंस ये भी थी क्योंकि अभी रशिया की लड़ाई चली हुई है, इसके बाद बहुत अनसर्टेनिटी बनी हुई है कि सामान कहाँ जाएगा, मतलब जो गैस है, गैस सप्लाई करेगा या फिर कहीं आग लग गई किसी रिफाइनरी में, क्योंकि सर्दियाँ आ रही है तो इसलिए भी तेल, फिर इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आएगी, इकोनॉमी खुल रही है तो इसलिए भी बहुत अनसर्टेनिटी आ गई है। बट हाउएवर आप इसको अगर लॉन्ग टर्म में देखें पिछले कुछ टाइम में, तो ये ऑन अ वीकली चार्ट अगर हम इसका थोड़ा एनालिसिस करें तो ये नीचे आ गया है, वेरी गुड पोजीशन में है। अगर कोई लंबे टाइम के लिए पोजीशन बनाना चाहता है, अगर यहाँ पे क्रॉस ओवर लगता है तो यू कैन डेफिनेटली गो इन। इस लेवल पे अगर आप अपना बाय स्टॉप लगा के बैठना चाहते हैं, और बाय स्टॉप लगा के आप बैठ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी ओवर सोल्ड है, इधर भी ये ओवर डबल बॉटम बना दिया है इसने, डबल बॉटम। उधर से फार्मिंग का सीज़न आ रहा है, उसकी बुकिंग होगी, हीटिंग का सिस्टम आ रहा है, तो अगले 3-4 महीने के लिए हम, जैसे हमने पिछले साल दिसंबर 2021 से मार्च 2022 तक देखा था कैसे 40% बढ़ गया था, तो आप यहाँ पे भी उसी हिसाब का टारगेट बना के बैठ सकते हो, जो कि होगा एटलीस्ट यहाँ तक तो हो ही हो 20% का। और अगर आप यहाँ से बैठते हैं नीचे से, तो ये आएगा लगभग 25%। और मैं अभी आपको यहाँ पे मार्केट में बाय करने का रिकमेंड नहीं करूँगा, आप यहाँ पे बाय करके बैठो। अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो ठीक है, और यहीं पे स्टॉप लॉस लगा के बैठना इस एरिया में, और नीचे आता है तो स्टॉप लॉस हिट होने दो। अगर फिर से ऊपर को जाता है फिर एंटर करो, एंड उस हिसाब से फिर आपको ट्रेडिंग करनी है दोस्तों, यही है। अब देखो, आपको जो मैंने टेक्निक यहाँ पे बताई अभी जो डिस्कस की, अगर आप वहाँ से बचते तो आप इस लॉस से आराम से अपने आप को सेव कर लेते। बेशक आपका एस्टीमेट रॉन्ग था, आप 12% लॉस से बचा लेते खुद को। अगर आप यहाँ पे एंटर करके इधर इधर ही अपना काट लेते लॉस, कितना लॉस लेना पड़ता, अराउंड 2-3% आप अच्छा से बना के बैठ सकते थे, एंट्री एंटर लेके फिर से यहाँ तक का एम किया जा सकता था। हाउएवर वैसा टर्न आउट नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि रिसेशनरी फियर्स आ गए हैं दोस्तों। ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट्स पे कॉन्ट्रैक्ट्स जब सेल किए जाएंगे मार्केट्स में प्रिंट करके, अभी आपने वो भी देखा था कि उसकी भी खबरें आई हैं कि मैनिपुलेशन हो रही है मार्केट्स में। तो हाउएवर आज मुझे लगता नहीं है आज कोई इतनी बड़ी वोलेटिलिटी आने वाला कोई इवेंट है जैसे कल आया था फेड मीटिंग पे, स्पेशली अपने निफ्टी वाले लोगों के लिए। हाउएवर अब हम थोड़ा सा रिएक्शन देंगे, मैं आपको रिएक्शन दूंगा रैंडम वीडियोस पे, हम फिर उस पर डिस्कस करेंगे कि भाई ये जो बातचीत हो रही है, मैं अब थोड़ा आपको वर्ल्ड अपने हिसाब से मेरा नज़रिया, मैं कैसे देखता हूँ चीज़ों को, ये भी बताना चाहूँगा। कि नज़रिया भी डिस्कस करना एक दोस्तों बहुत ज़रूरी बात होती है। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। वॉल की वीडियोस देखते हैं कि लोग क्या देख रहे हैं, लोगों को क्या वायरल कराने की कोशिश की जा रही है। ये देखो दोस्तों, फिर कश्मीर का मुद्दा उठाया जा रहा है एक बार,
जिसका कोई फ़ायदा नहीं, जिसका कुछ कुछ भी नहीं हमें, जो बस हमारे देश पे एक बोझ बना हुआ है। और वहाँ की ना कोई पॉपुलेशन है, ना वहाँ कोई एरिया है। तो एक तो ये वेस्ट की तरफ ले जाया जा रहा है। एंड और देखते हैं, ये देखो, जोइल्स फार्म, पास्चर्ड पोल्ट्री, कमर्शियल पोल्ट्री को नहीं उठाया जा रहा, और ज़्यादा दिमाग ख़राब कराने वाली फार्मिंग टाइप दिखाई जा रही है। आप कमर्शियल जाके आप चिकन फार्मिंग ढूंढ लो, आपको कोई प्रॉफिट बताता हुआ नहीं दिखेगा, कोई कॉस्ट बताता हुआ नहीं दिखेगा। इस तरह के लोग, वो मुझे तो लगता है वही लोग ऐसे प्रोपेगेंडा चला रहे हैं कि जो नए एंट्रेंट्स हो उनको उस तरफ भगाया जाए, अनप्रॉफिटेबल रिस्की वेंचर्स की तरफ उनको किया जाए, और हम सेफली अपनी जगह बैठे रहें। तो एक तो ये है। उसके बाद समोसा मशीन, समोसे बनाने की मशीन भी आ गई है दोस्तों। ये देखो, ये भी देख लेते हैं। ये एक बढ़िया सा बिजनेस लग रहा है। समोसे बनाने की हमारी पिछली वीडियो में आपने बहुत प्यार दिखाया। इस चीज़ से एक बात होता है, अब दोस्तों अगर ये सही में अच्छा यूट्यूबर होगा ना, तो ये पहले ही बता देगा कि इसकी कॉस्ट कितनी है, इसमें कितना पैसा लगेगा, कितना प्रॉफिट होगा, ये कुछ नहीं बताएगा। बट ये चलो देख लेते हैं। बिजनेस आइडिया तो ठीक है, इस पर रिसर्च की जा सकती है कि आपको समोसे बहुत पसंद हैं। अब भाई पसंद हो भी क्यों ना, क्योंकि समोसे का स्वाद ही ऐसा होता है जिसे तो हर कोई पसंद करता है। अब समोसे तो हर कोई खाना चाहता है, लेकिन इसे बनाना कोई नहीं चाहता, क्योंकि समोसे तैयार करने में बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन हमारे रहते हुए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि समोसे बनाने के लिए हम ऐसी इंजीनियस मशीनें लेकर आए हैं जो कि बस कुछ ही मिनटों में हज़ारों समोसे तैयार कर देती हैं। इसके साथ ही में हमारे भाई जो कि समोसे या फिर होटल का बिजनेस करना चाहते हैं, तो हम समोसे तैयार करने के लिए आटा गूंथने, आलू छीलने और समोसा पट्टी तैयार करने के लिए एक से बढ़कर एक शानदार मशीनें लेकर आए हैं, जो कि आपके बिजनेस को 4 गुना स्पीड देने वाली है। समोसे तैयार करने की प्रोसेस में सबसे पहले आटा गूंथा जाता है। छोटे लेवल में इस काम को हाथों से ही किया जाता है, लेकिन जब बात आती है बड़े बिजनेस लेवल की, तो उसमें वर्कर्स को बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम यह फ्लोर नीडिंग मशीन लेकर आए हैं, जो कि आटा गूंथने के लिए बहुत ही शानदार काम करती है। इसमें आटा, पानी और तेल डालकर ऑन कर दीजिए। उसके बाद यह मशीन आटा गूंथना शुरू कर देती है। पता नहीं क्या है, ढंग की चीज़ तो डिस्कस करते नहीं। ये म्यूज़िक डालने में, बकवास चीज़ों में यहाँ पे टाइम बर्बाद करते हैं लिसनर्स का। एनीवेज दोस्तों, और आगे देखेंगे अभी इसमें क्या होता है। अभी आप देख सकते हैं कि गूथा हुआ आटा एकदम से रेडी हो चुका है। यह मशीन कई वैरायटी में आती है, जो कि 5 किलोग्राम आटा से लेकर 50 किलोग्राम आटा तक एक साथ मिक्स करने के काबिल है। अब इस गूथे हुए आटा से समोसा पट्टी बनाने के लिए ऑटोमेटिक स्ट्रिप मशीन में डाल देते हैं। यहाँ पर यह मशीन रोलर के द्वारा बेलन करके समोसा पट्टी तैयार कर देती है। आप इस मशीन के इंजीनियर्स वर्क को देख सकते हैं कि कैसे यह मशीन इतने आसानी से समोसा पट्टी तैयार कर रही है। बड़े होटलों में समोसा पट्टी तैयार करने में वर्कर्स को जो मेहनत करनी पड़ती थी, वह अब नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि मुश्किल भरे काम को इस मशीन ने काफ़ी आसान बना दिया है। समोसा की पट्टी तो तैयार हो चुकी है, लेकिन इसमें मसाला भरना अभी बाकी है। और मसाला तैयार करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ आलू छीलने में बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि बड़े लेवल में एक एक आलू को छीलना बहुत ही मुश्किल भरा काम हो जाता है। लेकिन भाई साहब, मैंने पहले ही कहा है कि हमारे रहते हुए आपको मेहनत करनी पड़े, ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आलू छीलने के लिए हम यह पोटैटो पिलर मशीन लेकर आए हैं। इस मशीन के द्वारा आलू छीलना आपके चुटकियों का काम है। इसमें सिर्फ आलू डालकर पानी डालते जाइए। उसके बाद यह मशीन आलू छीलने के साथ साथ धुलाई भी कर देती है। इस मशीन के अंदर गोलाकार शेप में शार्पी प्लेट लगा होता है, जो कि आलू छीलने के लिए बहुत ही फास्ट वर्क करता है। अभी आप देख सकते हैं कि छिले हुए आलू एकदम से रेडी हो चुके हैं।
यह मशीन सिर्फ आलू ही नहीं, प्याज और लहसुन जैसी कई सब्जियां छील सकती है। इसमें सिर्फ प्याज डालकर ऑन कर दीजिए, उसके बाद यह देखिए कैसे यह मशीन इतने बेहतरीन तरीके से प्याज छील रही है। अब इस छिले हुए प्याज, लहसुन और आलू के साथ बाकी मटेरियल मिलाकर समोसे का मसाला तैयार करते हैं। जैसे ही समोसे का मसाला तैयार हो जाता है तो पट्टी में भर के समोसा तैयार कर सकते हैं। छोटे लेवल में इन कामों को तो हाथों से ही कर सकते हैं, लेकिन जब बात आती है बड़े लेवल की तो हाथों से कर पाना असंभव हो जाएगा। लेकिन इसी काम को आसान करने के लिए यह समोसा मेकिंग मशीन आ गई है, जो कि समोसा बनाने के लिए वास्तव में बहुत ही इंजीनियस वर्क करती है। इस मशीन में सिर्फ गूथा हुआ आटा और आलू के मसाला डाल दीजिए। उसके बाद यह मशीन बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक लाइन में समोसा निकालना शुरू कर देती है। यदि आप अपने बिजनेस स्टार्टअप के लिए किसी छोटी मशीन की तलाश में हैं, तो उसका भी सलूशन है हमारे पास। आप इस मिनी समोसा मेकिंग मशीन का यूज करके समोसा तैयार कर सकते हैं। अब इसे तेल में फ्राई कर दीजिए। उसके बाद तैयार है आपके फेवरेट समोसे, जिन्हें आप खाकर इन टेस्टी समोसे का मजा उठा सकते हैं। समोसे तैयार करने के लिए आपको जो मेहनत करनी पड़ती थी वह अब नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि इन सभी कामों को इन मशीनों ने काफ़ी आसान बना दिया है। मेरे भाई, आपके लिए इन सभी मशीन वीडियोस को तैयार करने में हमें बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। अब देखिए, वीडियो पसंद आ ही गई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आप हमसे जुड़े रहें और आप तक हमेशा ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुंचती रहे। स्क्रीन में आपको 2 और वीडियो दिख रही हैं, जो कि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। इन्हें आप ज़रूर देखिए। तो दोस्तों वही, अब इसे तेल में फ्राई कर दीजिए। उसके बाद तैयार है आपके ऐसे समोसे, ना तो ये समोसे फेवरेट समोसे, जिन्हें आप खाकर इन टेस्टी समोसे कहीं हलवाई की दुकान की वीडियो दिखा दी और वो कहीं से कुछ बना के दिखा दिया। वो समोसे की शेप भी कुछ और है, यहाँ पे तल के कुछ और बाहर आ रहा है। तो दोस्तों, आप ना इस तरह के प्रोपागेंडा से भी दूर रहो, जो कई तरह के यूट्यूबर जाने अनजाने में चला रहे हैं। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। उसके बाद और देखते हैं और क्या चलाया जा रहा है। ये मनोज तिवारी को उठाया जा रहा है। ठीक है, मनोज तिवारी क्या बोल रहा है? ऐसी हरकत खेसरी ने की, तुम लोग खेसरी की तरफ उंगली मत करो। बस ये किसी न किसी की वीडियो उठा के कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी का मीम का थंबनेल बना के इसको चलाने की कोशिश की जाती है। और ये सेलेंटी की वीडियो देखते हैं, सेलेंटे क्या बोल रहे हैं। ये भी दोस्तों, इसके बारे में बता दूं एक बारी। ये जो बंदा है ना, ये FDLS चर्च होती थी अमेरिका में। एक बंदा था, वो उसको उस पे केस, चर्च पे जैसे इंडिया में गुरु था ना आशाराम, ऐसे ही वो था वहाँ पे। और फिर वो पकड़ा गया था, क्योंकि उसके ना आप डॉक्यूमेंट्री नेटफ्लिक्स पे वो भी देख लेना एक बारी, आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो वो पकड़ा गया था, फिर उसको पकड़ के जब उसकी चेकिंग की तो उसके घर में पोर्नोग्राफी मटेरियल मिला। वो रेप करता था बच्चियों का, तो वो सारी चीज़ें बाहर आई। ठीक है, और ये तब उस टाइम पे न्यूज़ एंकर था और ये उसकी सपोर्ट में खड़ा था, जबकि पुलिस के पास सारे के सारे रिपोर्ट, प्रूफ, वीडियो, सिग्नेचर्स, बयान, सब चीज़ें थी। ठीक है दोस्तों, तो और ये खुद को राइट विंग कहता है। ये अमेरिका में बस इनका काम है, पीस नहीं है, फैमिली को रहने नहीं देते, ये नहीं करने देते, वो नहीं करने देते, भड़काने वाली भाषा यूज़ करते हैं ये। पर कोई नहीं, हम ये जो इकोनॉमिक बातें भी करते हैं, जो इकोनॉमिक बातें कर रहे हैं वो हम थोड़ी सुनेंगे, समझेंगे, उस पर मैं भी कमेंट दूंगा। बाकी अगर ये कोई पॉलिटिकल करता है तो आपको और मेरे को उकसना नहीं है। मेरे को भी पहले लगता था, फिर जब मैंने इसकी FDLS वाली इसको देखा ना, इस बंदे को, फिर मैं पहचान गया ये हरकतें क्या कर रहा है। उसमें 1 सेकंड के लिए आया था उस वीडियो में, और जो नेटफ्लिक्स पे डॉक्यूमेंट्री है, पर क्योंकि मैं इसको देखता था मैं इसको पहचान गया। और फिर मैं इसकी हरकतें यहाँ भी देख रहा था उस टाइम पे, तो मैं इनकी बातों में भी आने लगा था, पर मैं फिर बाज आ गया, ठीक हो गया। तो फिर अब देखते हैं अब क्या कर रहे हैं। Hello everybody, hello. This is Gerald Salenti and it's Wednesday, August 17th,
2022. And you know what Wednesday is, Salenti and the judge. And we have with us today Judge Andrew Napolitano, America's #1 legal authority when it comes to the Constitution, the Bill of Rights, our rights, and how we're losing them. And a man that's been on the inside. और ये राइट्स वालों ने दोस्तों एक और एजेंडा भी चलाया हुआ है लोगों को देश से बाहर निकालने का। कई लोग इनकी भाषाओं में आके, मतलब देश से बाहर ऐसे नहीं, जो अमीर अमीर लोग हैं ना, जो उनके पास 10-20 करोड़ है, उन्होंने इनकी वीडियोस बनाई हुई है। ये अमेरिका को गाली देते रहते हैं, टैक्स बढ़ा रहा है, ये बढ़ा रहा है, कनाडा को गालियां देते रहते हैं, और ये कहते हैं तुम यहाँ आ जाओ, वहाँ आ जाओ। और मैक्सिको लोग चले गए हैं, पोर्चुगल चले गए हैं, तो आप जाने से पहले ये देख लेना वहाँ पे गैंग वायलेंस कितना है, ड्रग्स ट्रेड कितना है, और क्या आप अपने बच्चों को वहाँ पे फिरौतियाँ मांगने वालों के बीच में छोड़ना चाहोगे? क्या वहाँ पे ऐसा धंधा आप कर पाओगे? तो आप लॉन्ग टर्म वहाँ पे देखना क्या वहाँ पे वैल्यू बिजनेस है, क्योंकि जितने भी ये वीडियोस बना बना के डाल रहे हैं ना, ये अमेरिका छोड़ के नहीं गए हैं। इन्होंने ये वहाँ पे वैल्यू बिजनेसों में इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं, फार्म लेके, चिकन फार्म, बकरी फार्म, KFC, ये सब ये वहाँ पे लेके बैठे हुए हैं। वहाँ की कंपनियाँ वहीं की कंपनियों में अकाउंट खोल के, जो कि अमेरिका में ही बेस्ड है, और वहीं के बैंक अकाउंट्स यूज करते हैं। तो आप इनकी बातों में आने से पहले ना थोड़ा ये भी सोच लेना, side and on the outside, to know what's going on. Judge, thanks for being on today. And you just have a really... ये आज का बंदा नहीं है, ये बहुत टाइम से है, ये 50-50 साल हो गए इनको, 30-30 साल हो गए रिपोर्टिंग करते हुए। A very powerful article here that you wrote about Trump and what's going on with the Department of Justice. But I'd like to just read the lead into this. Former President Donald Trump will soon be indicted by a federal grand jury. He's the victim of a federal government that knows no bounds and has assumed powers nowhere granted in the Constitution by the sheer force of its own will. This is America? Well, this is the America that current generations of living Americans have come to accept. Obviously, this happened gradually, but it's going at a very, very rapid pace. So the government, which has created all kinds of monstrosities that are nowhere authorized by the Constitution, like the FBI, the CIA, the NSA, the DEA, the BATF, these are all these acronym lettered law enforcement and intelligence community, intelligence in quotes community, that the federal government has created, which is now going for Donald Trump's jugular, as they did almost from the day when he was elected. Now, having said that, I must acknowledge he is in hot water legally. And the stuff that I'm hearing is that the feds made a preliminary decision to seek an indictment of him even before they conducted the execution of the search warrant at his. और ये दोस्तों, ये मैं बता दूं, क्या फेड को पता नहीं था? क्या फेडरल जो भी एजेंसी है, FBI को पता नहीं था? बैंक्स वालों को जब उस पर इतनी इन्वेस्टिगेशन हो गई है, तो ये सारी चीज़ें तो उनको तभी पता चल गई होगी। तो दोस्तों, ये चीज़ मेरे को जहाँ तक लग रहा है, उन्होंने उस टाइम ही रोक के रख ली जब इनको पहले उसके टैक्स फ्रॉड पता चले थे ट्रंप के, और इन्होंने इसको जानबूझ के नहीं उठाया, और जानबूझ के इस अब इलेक्शंस के टाइम पे ही उठाया जा रहा है, ताकि उसकी गलती तो हो सकता है उसकी हो, पर उठाने की टाइमिंग जो मेरे को उसमें है वो मेरे को गड़बड़ी लग रही है, वो मेरे को पॉलिटिकली मोटिवेटेड लग रही है। Home. The execution of the search warrant at his home, which was based on a tip by somebody that worked for him, either an undercover FBI agent or somebody legitimately on his payroll who saw what was in there, told the FBI that notwithstanding a letter the FBI had received from one of Trump's lawyers saying everything you subpoenaed is now in your hands, that the letter was a material misrepresentation and that, in fact, there were top secret documents in his safe. When Trump said, "Don't worry about it, I declassified it," that is one of the worst things he could say. You don't deny something before you're accused, because by saying he declassified it, what is he doing? He's admitting he had it. And the crime is not possessing a classified document, the crime he's about to be accused of. The crime is possessing a national security secret. He can take the
classification off it. He can't take the secrecy out of it. What was he doing with that stuff? I can't defend his behavior, but nor can I defend the monstrosity of the government that has gone after him. No, he was the head of this government for 4 years. And in those 4 years, he did battle with the security state, basically FBI, CIA, and other three-letter acronym entities, every day. They tried to impeach him twice. They tried to get him indicted with the Bob Mueller investigation. All of this made his life miserable, and he triumphed over all of it. Why he gave them an opening by taking from the White House with him top secret SCI. SCI means it can only be viewed in a secure federal government facility where nobody can surveil it and Wi-Fi doesn't work and you can't take pictures, all that kind of secrecy stuff. Why he would take that with him and give his enemies an opening, only he knows. I mean, what could this stuff, that's the other thing. What's secrecy? Why is there all this secrecy? Okay, so we, the people of the United States, have no damn right to know anything. And by the way, you're left inaccurate. What do you call them? The CIA, the FBI, the NSA, the DIA. How about the FUC, Because that's all they're doing. That's all they are. I don't believe in government secrecy. Since the government, and I think you probably agree with me, since the government works for us, we're entitled to know what the government knows. But think about what Trump is being charged with. Having pieces of paper locked in a safe. Now, if crime is defined as harm intentionally caused and proscribed by law or by nature, who the hell was harmed by what Trump did? I'll tell you who was harmed. The egos, the bruised egos of the national security state. The public wasn't harmed. The country wasn't harmed. Just the egos of those that have been after him for 5 years. And that's the whole club is an ego trip. I mean, he's the leader of egos. Yes. You can't deny that. That's all the government is. People don't understand this. हाँ दोस्तों, ये देखो ईगो की बात हो गई है। अब ये भी एक अच्छी बात है। ये ऐसे नहीं भड़का रहे, ये ऐसे बता रहे कि ये ईगो की बात है। तो ईगो की भी बात आ जाती है। हमने तो ऐसे भी देखा है, जब कई राजाओं ने अपने बेटों को मार दिया है, बेटों ने अपने भाइयों, अपने बापों को मार दिया, तो ये सारी ईगो की बात भी होती है। हमें हर चीज़ को एज अ साजिश, कोई इल्यूमिनाटी है, कोई कुछ है, उस हिसाब से नहीं देखना चाहिए, या ये कोई हमारे देश के खिलाफ साजिश हो रही है, इस हिसाब से भी नहीं देखना चाहिए। समझना चाहिए चीज़ों को अच्छे से, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। और अब ये देखो दोस्तों, इकोनॉमिक्स की जब बात हुई तो इन लोगों ने कितना बढ़िया बताया। और अगर कोई पॉलिटिकल से मोटिवेटेड है तो वो भी ध्यान रखे कि अगर उसने ऐसे पंगा ले लिया सरकार में, जैसे इंडिया में है, सीबीआई से पंगा ले लिया किसी मिनिस्टर ने, तो सीबीआई का क्या, उस मिनिस्टर का क्या हाल होगा। ऐसा क्या इंडिया में भी पॉसिबल है? और अगर पॉसिबल है तो अगर उस सीबीआई वाले के साथ पॉलिटिकल मतलब क्या कहते हैं, फाइनेंशियल अलायंस ज़्यादा है, या पॉलिटिकल वाले के साथ फाइनेंशियल अलायंस ज़्यादा है, तो ये भी मैटर करता है। क्या पता यहाँ पे सारे कैपिटलिस्ट जो भी पैसे देना चाहते हैं वो सीबीआई एफबीआई वालों के साथ हो, इसलिए क्योंकि ट्रम्प ट्रेड वॉर करा रहा था, दिक्कत करा दी, इन्फ्लेशन करा दी सारी जगह, तो हो सकता है इसलिए उसके साथ पूंजीवादी भी अगेंस्ट हो उसके, और सीबीआई का सपोर्ट कर रहे हैं एफबीआई का। तो आगे देखते हैं दोस्तों। These politicians are a bunch of egotistic little lowlives. They could give a damn about us. And going back to secrecy, oh, you mean the lies that they told us, that they have the facts about the lies? Those secrets? I mean, what secrets? What the hell secrets are they holding? Well, secrets are whatever they say is secret, which of course is absurd because, excuse me, they can classify anything they want, and it automatically becomes a crime for someone to possess it who's not within their circle. And you talk about egos. This Cheney, Megan Cheney lost, and she may run for president. A little daddy's girl. She'd be nobody if daddy, and I have to be proper, I can't call him Dick Cheney.
I have to call him Penis Cheney because we don't want to get, I don't want to, curse at him and call him a Dick Cheney for lying us into war, a low-life piece of scum crap. She loses the election, the runoff. I may run for president. Wow. I didn't hear her say that. Egos. I'm just making the point of the egos of these low-life pieces of scum that are running and ruining our lives. We have a government that created, what'd you say, monstrosities? Yes. The CIA, the FBI, the Bureau of Alcohol, Tobacco, and Firearms, they're actually worse than the FBI in terms of the force that they use and the stealth that they use. The NSA, all these acronym 3 and 4 letter entities. I know you want to add FUC. They're monstrosities. They're not authorized by the Constitution. They take the law into their own hands. Well, look at the CIA. I mean, Mike Pompeo, who's in the same category as Dick Cheney, former CIA agent, and Trump made him the head of the CIA, boasted about how they lied and stole and got away with. The one thing he didn't admit that we know they do is killing. They lie, they cheat, they steal, they kill, and they are trained to do this. And they are told that because they work directly for the president, they'll never be prosecuted for it. And not a single one of them since 1947, when Harry Truman started the CIA. तो दोस्तों एक बारी मैं आपको और बता दूं, एक जैसे ट्रम्प एक बारी पावर में आया था ना, अभी जब उसकी प्रेसिडेंसी थी, तब उसने एक अमेरिका के सैनिक पे, अफगानिस्तान पे, बच्चों पे, औरतों पे गोलियां चलाने का बेगुनाहों पे अंजाम लगा था और उसको जेल भी कर दी थी। तो फिर उसको डेमोक्रेट्स ने जेल कर दी थी, पर जब ट्रम्प पावर में आया, ट्रम्प ने उसको पार्डन दे दिया, छुड़वा दिया। तो अब अगर ये ट्रम्प के अगेंस्ट की बात कर रहे हैं तो ट्रम्प के वाली भी बात करनी चाहिए थी। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस बात का झंडा उठाती है या फिर कोई रैली होती है तो वो हाँ उसका जो रिजल्ट निकल के आएगा, आज मान लो अगर ये जाते हैं ट्रम्प को जिता देते, तो ट्रम्प ने भी तो वही किया। तो अगर आप ऐसे ही एक्सपेक्ट करोगे कि जो रिजल्ट आएगा वो सुधर जाएगा, तो ये चीज़ बेकार है। इस पर एक नज़र रखने की ज़रूरत है और ख़ुद भड़कने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यही इस तरह के मामले होते हैं जिनमें लोगों को भड़काया जाता है ऐसी बातें करके। जैसे इंडिया में कोई जैसे दलित मर जाएगा तो लोग टैंकियों पर चढ़ जाते हैं, ठीक है। कोई पिक्चर रिलीज होती है तो लोग पत्थर मारने लगते हैं, कोई अग्रसेन की पूजा करने लगता है, फोटो लगाने लगता है, आपस में जैसे कोई बढ़िया फेडरेशन बना के लड़ने लगता है। तो इस तरह की, या फिर लेबर यूनियन भड़क जाती है। तो ये आप लोगों को एज ए एम्प्लॉयर, एज एन एम्प्लॉय समझना है कि अपना टाइम बर्बाद नहीं होने देना किसी के भी थ्रू, ठीक है दोस्तों। तो एक तो ये चीज़ हो गई और आगे देखते हैं। CIA, one of the worst events in modern history. Has a single one of them been prosecuted for murder? Now they openly admit their killings. They openly admit that they killed Zawahiri a few weeks ago, that they killed General Soleimani under Trump. Trump did the same thing Biden did, used drones to kill a general who was not an enemy, who was not harming us, who was peacefully engaged in going to lunch, who, according to our colleague, Phil Giraldi, was one of the generals in the Iranian Revolutionary Guards who was against war and against violence and in favor of peace. That's the guy Trump killed. The CIA did this, and now they boast about it. Giraldi, God bless him, is also the only, has also pointed out the U.S. and Israel are the only countries that engage in these extraterritorial killings. The Israelis are smart enough to deny it. The U.S. is the only one that admits it and boasts about it. And who always does it? The CIA. And why does the president use the CIA? Because of the War Powers Act. Because if he was going to use the military, he'd have to report to Congress. But when he uses the CIA to kill, he doesn't have to report to Congress. He can do it secretly and then boast about it afterwards. What's the War Powers Act? Say again? What is the War Powers Act? And when was that? That is a statute enacted over President Nixon's veto in 1973. It was
came about after Nixon invaded Cambodia, which allows the president to use the military for emergency means, but requires him to report it to Congress. So if he was going to use the military to kill Soleimani, Trump, or if Biden was going to use the military to kill al-Zawahiri, he would have to report it to Congress. If he's going to use the CIA, he doesn't have to report it to anybody. That's why you and I have talked about this many times. You'll have a great monologue on this. When Obama and Hillary destroyed Libya, they did it with the CIA so that Obama would not have to report it to Congress. CIA is an army, and it's a law unto itself, subject to the whim of the president. It's like the president has a private secret army. It's called the CIA. Wow. And again, what have they done so great since 1947 to help us? What have they done? What tell me one great accomplishment of the CIA, how they have helped America. I can't think of one. They were asleep at the switch on 9/11. They have overthrown governments of countries that weren't friendly to the United States. They've engaged in assassinations. They were probably involved in Kennedy's assassination. It's hard to find something that they did well. If you ask them, they would say, what we've done well, we can't tell you. Here we go again with transparency, because it's all below the surface. Yeah. You know, we reported to the president secrets that he needed to know. That's probably what their answer would be if you were to ask them. You mean, in other words, they bullshit. Yes. Yeah. And, you know, this is just terrible. You always to read 132 page. अब दोस्तों, जैसे इसने बोला कि हो सकता है ट्रम्प ने कोई ऐसी फाइल रखी हो अपने यहाँ पे जो बाद में क्लासीफाई कर दी एज ए सीक्रेट और फिर वो अरेस्ट करने आ गए। तो ये चीज़ें ना आपको और मेरे को नहीं पता दोस्तों। क्या पता अगर वहाँ पे पहले ही फ़ोटो लेना अलाउड नहीं है, अगर वहाँ पे आप जा नहीं सकते, वहाँ पे जाने के लिए 20 क्लियरेंस फाइल चाहिए, तो आप वहाँ से क्या फ़ाइल कोई घर पे ला के रखोगे? तो ये तो इसने एक फेक ढकोसला बना दिया जो इसका व्यूअर है उसको गुस्सा दिलाने के लिए। तो ऐसे आपको प्रोपेगेंडा आपको आइडेंटिफाई करना है, ये होता है, ऐसे चलाया जाता है प्रोपेगेंडा। अभी जैसे आपने वो देखा कि समोसे ले लो, उसका कुछ फ़ायदा तो हो नहीं रहा, उसमें से कैसे समोसे बन के निकल के आ रहे हैं, जब तल के बाहर आ रहे हैं जो मशीन से, फिर जब उनको तल के बाहर दिखाता है वो कहीं हलवाई की दुकान में अलग ही उसकी शेप है। तो ऐसे तो होता नहीं। तो ये ना दोस्तों मिस इन्फॉर्मेशन होती है, इससे आपको बच के रहना है, संभल के रहना है, देखते रहना है दोस्तों, एकदम उल्लू की तरह जागते रहना, आंखें खोल के सुनना है, देखना है, तभी आप बच पाओगे। नहीं तो ऐसे लोग आपको कहीं ना कहीं से गुस्सा दिला के कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करा के कुछ भी टेररिस्ट आतंकवादी घटनाएं, देश चेंज कराना, देश छोड़ना, अपनी ज़मीन बेच के कोई बिजनेस स्टार्ट कर देना, आपको फिर ऐसे आए मन बहलाते हैं, उससे बच के रहना है। Patriot Act, which passed overwhelmingly. Patriot Act. How about that for an Orwellian name? Yes. Yeah, a lot of the government's names, the thing they named actually means the opposite of what they know. The Patriot Act is the most unpatriotic, un-American piece of legislation since the Alien and Sedition Acts in 1798. But to think that the Republican leadership of the House, this is George W. Bush era now, gave members of Congress 15 minutes to read 132 pages. Ron Paul protested vehemently. They gave him like a minute on the floor of the House to protest. About 40 or 50 members of Congress, for that reason alone, voted against it. The rest of them voted in favor of it. What does it do? It gets rid of the warrant requirement under the Fourth Amendment. Instead of going to a judge in an emergency, one FBI agent can go to another FBI agent and get a search warrant. Do you really think that the FBI is going to deny its own authority to search? It's absurd. But this is what Bush and Cheney talked the Republican Congress into doing in the aftermath of 9/11. The date is October 15, 2001. So it's just a month after 9/11 that this monstrosity passed. And of course, it's still with us 20 years later. You know, you write at the end over here about Trump. And
after 4 years as president, after 4 years as तो दोस्तों अब ये कह रहे हैं कि 2000 में जो अटैक हुआ था 9/11 उसके लिए FBI को परमिशंस दी गई थी। तो दोस्तों वो तो देनी थी, वो तो ज़रूरी थी। और क्या टेररिज्म की घटनाएं अब घट गई हैं? पाकिस्तान में तो नहीं घटी, अफगानिस्तान में तो नहीं घटी, ठीक है। और बहुत सारे जो वहाँ के रेफ्यूजीज़ हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान के, वो UK में रहते हैं, USA में रहते हैं। तो अगर कोई ऐसा सस्पेक्टेड डीलिंग होती है और FBI को जाना पड़ेगा चेक मारने, मस्जिद में जाना पड़ेगा, तो अगर उनके पास स्पेशल परमिशन नहीं है तो वो क्या करेंगे? टेररिस्ट अटैक होने देंगे क्या? ऐसे चलता है क्या? तो वो ही बातें ये लोग अब डिस्कस नहीं करते इस तरह की बातों को। तो वो भी समझने का हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम भी उसका एक कनेक्शन बनाएं भड़कने से पहले। आज इन्होंने फिर भी कोई इकोनॉमिक बात नहीं की कि मैं उम्मीद कर रहा था कोई इकोनॉमिक बात करेंगे। president fighting the security state. Trump should know. बस ट्रम्प This, ट्रम्प I you know, ट्रम्प 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 FBI बिडन दिस बिडन दैट, यही चलता रहता है इनका। under the Patriot, under the there's a Freudian slip, under the Espionage Act. Woodrow Wilson, the former president of Princeton, arrested Princeton students. Guess what they were doing under the Patriot, under the Espionage Act? They were reading the Declaration of Independence aloud outside of draft offices. That's brilliant. They were arrested. They weren't charged. They weren't prosecuted. They were just kept in jail for the duration of World War I. That's what a monstrosity this thing is. oh my God. That's And why also- Rand Paul just 2 days ago said he's introducing legislation to repeal it. And didn't they arrest Eugene Debs as well? Yes, they did. Yeah, Debs may have died in jail over his anti-war speeches. Wilson had a vicious attorney general named A. Mitchell Palmer. You may remember the Palmer raids. Palmer taught all of his vicious techniques to a very young, brand new, right out of college federal agent and assistant of his, J. Edgar Hoover. This stuff is just one link in a chain after another. I'm surprised the Patriot Act still exists. And quite frankly, it's been upheld, or keeps missing the two. I'm surprised the Espionage Act still exists. It's been upheld by the Supreme Court 4 or 5 times, but I don't think it would be upheld today. The court's attitude about freedom of speech and dissent is a lot more open today, but the statute is still there. It's the statute under which they indicted Assange. It's the statute under which they indicted Snowden. It's the statute under which Trump threatened, absurdly, to have Snowden executed. And it's the statute under which they're about to indict Trump himself. What's happened to this country is so sad. It's hard. अब देखो दोस्तों, ट्रम्प ने बोला कि भाई स्नोडन को एग्जीक्यूट करा देंगे। अब स्नोडन ने क्या किया था? स्नोडन ने CIA में काम करता था, सारी वहाँ की वीडियोस, फाइल्स, क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन, कितने सिविलियंस पे फायर की अमेरिका ने, इराक में, अफगानिस्तान में, वो सारी इन्फॉर्मेशन ले जाके जर्नलिस्ट को दे दी। फिर जब जर्नलिस्ट को दे दी, फिर रशिया में जाके असाइलम क्लेम कर लिया और वो जाके रशिया में बस गया। तो एक ये भी, और रशिया ने उसको वापस नहीं किया, उसका पूरी प्रोटेक्शन वहाँ पे उसको दी जा रही है इस टाइम पे भी। और आप ये देखो कि अभी भी वहाँ पे वो सेफ है। और उसके बाद से आप ये सिलसिला देखो USA वर्सेस रशिया का, जो कि हमें सीरिया में, यूक्रेन में देखने को मिला। पहले अफगानिस्तान में लड़ाई की जब तालिबान की फंडिंग अमेरिका ने की, ठीक है दोस्तों। फिर इनकी लड़ाई अब उसमें फाइनेंशियल एसेट्स में भी देखने को मिली, जब उनके सारे रशियन बिजनेसमैन के एसेट्स को सील कर लिया गया। वो भी हमने एक बार ही देखा कैसे, जब फरवरी 22 को लड़ाई स्टार्ट हुई थी, तब कैसे सबके एसेट्स को सील कर लिया गया था। जो रशिया के वे बिजनेसमैन थे, जो अपनी नाव जो उन्होंने स्पेन में खड़ी कर रखी थी, गाड़ियाँ, मकान जो उनके USA UK में थे, सारे सील कर दिए गए। बैंक अकाउंट सील हो गए रशियंस के। तो दोस्तों आपने देखा इस तरह की चीज़ें भी हो जाती हैं। तो Breaking for ये me देखो, to Yes. see this. And
again, that the facts that you're talking about, that we write about in the Trends Journal. तो अगर आप रशिया के इन्वेस्टर थे तो आपको पहले ही देखना पड़ेगा कि भाई मेरा देश अब तो ये हरकतें कर रहा है, क्या मैं दूसरी नागरिकता ले लूं, क्या मैं दूसरे देश में चला जाऊं। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि हाँ भाई दूसरे देश के आप विचार, तो दूसरे देश में कहाँ जाओगे, दूसरा देश वही होगा जहाँ पे आपको करेंसी अच्छी मिले, जहाँ पे आपको टैक्स बढ़िया मिले, टैक्स अगर दे भी रहे हो तो उसकी सर्विस अच्छी मिले। तो ये बात है दोस्तों, इसको आपको समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। करेंसी रिस्क, जुरिस्डिक्शन रिस्क, बिजनेस रिस्क, जियोपॉलिटिकल रिस्क, जियोग्राफिकल रिस्क, क्या वहाँ पे बाढ़ तो नहीं आती, क्या वहाँ पे लैंडस्लाइड तो नहीं होती, क्या वहाँ पे अर्थक्वेक तो नहीं है, क्या वहाँ पे सूखा तो नहीं पड़ता, क्या वहाँ पे कोई न्यूक्लियर प्लांट तो नहीं है। तो ये भी देखना पड़ता है दोस्तों। This stuff doesn't make the news. It's not in there at all. All it is the headlines of hate. And क्या वहाँ पे करप्शन ज़्यादा है, क्या वहाँ पे पॉलिटिकल करप्शन ज़्यादा है, क्या वहाँ पे ब्यूरोक्रेटिक करप्शन ज़्यादा है, क्या वहाँ पे लाइसेंसिंग करप्शन ज़्यादा है। तो पहले ही आप वहाँ पे जाओ, बिजनेसमैन से बात करो, लोगों से बात करो, और हर बंदा आपको मैं बता दूं, पहली बात में हर चीज़ आपको अच्छी बताई जाएगी। तो आप ये नहीं कि एक ही बार ये गए तो मान लिया, 2-2.5 साल जाके बढ़िया से रिसर्च करो, देखो, समझो, न्यूज़ को फॉलो करो, अलग अलग इंडस्ट्री की, वीट फार्मिंग की व्यूज़ फॉलो करो, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री की न्यूज़ फॉलो करो, ठीक है, इमिग्रेशन की न्यूज़ फॉलो करो, सब आपको पता चल जाएगा। करप्शन की न्यूज़ फॉलो करो, आपको पता चल जाएगा वहाँ पे हो क्या रहा है, फिर अपना डिसीजन लो। टैक्स चेंजेस की भी न्यूज़ फॉलो करो, इंटरेस्ट रेट्स की भी न्यूज़ फॉलो करो, इन्फ्लेशन की भी न्यूज़ फॉलो करो। तो जब आपने ये सारी चीज़ों पे 5-6 देशों का एनालिसिस कर लिया, फिर एक देश चुनो स्ट्रॉन्ग करेंसी वाला, फिर उसमें जाओ। I'll tell you the way. स्ट्रॉन्ग करेंसी एंड चीप लैंड, 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 ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जाना है हमको। ठीक है दोस्तों, I see it. We have to have a new third party. This is it. You went back from 1917 and talking about how then Hoover came in, and then we got Truman, the CIA, one after another. I mean, Right. it's a criminal group that people call politics. It's a crime syndicate. Yes. They rob our money, they steal it. अब दोस्तों इन्होंने अभी इसको क्राइम सिंडिकेट बता दिया, हर एक रीज़न इनके अगेंस्ट ही आपको मैंने दिखाए, और वो उधर से यस 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 बोले जा रहा है। तो ये इस तरह से ना माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, आपको भड़काने की कोशिश की जाती है। तो समझ के रहना है, भड़कना नहीं है, फैक्ट्स को देखना है और अपने बिजनेस पॉलिसी को देखना है। और मेरे लिए अभी भी यूएसए ग्रेट है, मैं अभी भी यूएसए में जाऊंगा, चाहे जितना ही बोल लें, हमें वही इन्वेस्ट करेंगे, हम डॉलर के बॉन्ड ही खरीदेंगे, हमें वही अच्छा लग रहा है। जो मर्जी बोल ले तू, आगे ट्रम्प बोल ले, ये बोल ले, वो बोल ले, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। But they give it to too big to fails. They go to war all the time. There's no talking about peace. And we need a new way. And I believe that nobody can lead the way better than you, Judge. Well, you're kind of. Only way to talk peace is अगर तुम वो FDLS चर्च वाले को वापस निकाल के ले आए ना, तो top talks of the peace will begin start. Family will only start then. क्योंकि उस बंदे ने बहुत सारे अपने ही कॉलोनी के लोगों को, जिनको फॉलो करता था, आदमियों को देश निकाला दे दिया, उनके बच्चों को उनसे अलग कर दिया, और उनकी बीवियों को अपने अच्छे जान पहचान वालों के साथ फिट कर दिया। वो उनका रेप करते रहे, उनके साथ सेक्स करते रहे, उनकी बच्चियों का वो रेप करता रहा। तो जब तक वो नहीं वापस आ जाता ना, तब तक पीस नहीं होगी, तब तक पीस नहीं होने वाली, तब तक ये ना पीस नहीं होने देंगे। समझ गए ना? Just say that, but we do need a new way. We need a small government party. We need a government that will get rid of these 3-letter acronyms and will shrink the federal government down, as Jefferson said, to the chains by which the Constitution holds it down. The Constitution, talk about 5,500 federal criminal laws. You know how many are authorized by the Constitution? Two. Treason and debasing the money supply. Everything else, Congress gave this authority to itself from out of nowhere. Everything else, Madison intended to be addressed by the states
not by the federal government. It was an ability and a means for the states to check the growth of the federal government, that they couldn't write their own criminal laws except in those two areas. They had to rely on the states. Instead, the feds, again, going back, actually, this goes back to the war between the states, that era. The feds just kept stealing power from the states and creating power out of thin air, and the public accepted it. That's with the Civil War. Is that when it really began? It began with Lincoln's tyranny during the war and the big government Republicans thereafter. All of that led to Woodrow Wilson. That led to FDR. That led to the. इनको तो देखते रहेंगे पर हम मार्केट भी साथ के साथ फॉलो करते हैं. अगेन बढ़िया बाउंस मिल रहा है. कल भी बढ़िया बाउंस मिला था जब अमेरिका की मार्केट स्टार्ट हुई. आज भी बढ़िया बाउंस मिला क्योंकि उन्होंने तो अपनी रशिया से सप्लाई बंद कर दी. तो अब सप्लाई जब वहां पे अमेरिका के रिजर्व कम हो गए तो सप्लाई जब अमेरिका से आ गई और कल हमने एक बाउंस देख लिया. तो आज क्या दिखना था? बाउंस ही दिखना है. और वहां पे वही सप्लाई अब ब्रिटेन में जाएगी. फिर कुछ आ गया होगा कि रशिया ये बंद कर देगा, वो बंद कर देगा, वो पाइप जाम हो गया, यहाँ पे ये लड़ाई छिड़ गई, वहां पे वो रिफाइनरी उड़ गई. तो यहाँ पर भी फिर बाउंस एक आना ही था. क्योंकि आप देखो जब ये बाउंस आया उसके बाद कोई हमें वापस इस लेवल पे आके कोई टेस्टिंग हुई नहीं. यहाँ से ये एकदम से ऐसे नहीं आ गया प्राइस. ठीक है, तो ये चीज़ हुई नहीं. और जब ये गया ऊपर, यहाँ पे ये जब सप्लाई की फिर से बात हुई तो यहाँ पे डाउन आना था. और तो ये चीज़ जो मतलब जो कॉन्फिडेंस था सप्लाई में, जिस वजह से प्राइस डाउन आ रहा था, तो वो जो कॉन्फिडेंस था वो डाउन हुआ तो अप हुई और वो चीज़ फिर से प्रूव हुई अपसाइड की तरफ. तो दोस्तों ये आपको मैंने दिखा दिया. इसको मैं ना एक बारी आप इसमें जाके आप ट्रेडिंग व्यू ले सकते हैं. फ्री ऑफ यूज़ है. अगर आपने कोई ब्रोकर वगैरह से कनेक्ट करना है तो ही पेड होता है दोस्तों. अदरवाइज ये फ्री टू यूज़ है और बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है. आप इसको यूज़ कर सकते हैं. डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ठीक है दोस्तों, तो अब वीडियो को देखते हैं आगे. CIA and the rest has been one long march of big government. The only president who has attempted to thwart big government is Trump, but he did it in such a flawed way that much of the government actually grew under Trump, even though he publicly resisted and was loathed by the security state, the deep state, which is now going after him again. You also mentioned CIA in referring to JFK's assassination. तो दोस्तों ये होती है डीप स्टेट वो नहीं होता कि कोई लिजार्ड्स हैं, कोई इल्यूमिनाटी है, खून पीने वाले लोग हैं या फिर कोई धर्म के लोग हैं. डीप स्टेट होती है जैसे अमेरिका में अभी इन्होंने बोला FBI, CIA, NIA, IRS, ये डीप स्टेट होती है दोस्तों. ये बैंकिंग अथॉरिटी, ये सब मिलकर डीप स्टेट बनाते हैं. इंडिया में डीप स्टेट कौन बनाता है? CBI, ठीक है, NBI, ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, NCB और एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्सेस, ठीक है, और NSG, इंडियन आर्मी भी एक जो इनके जनरल्स हैं ये भी डीप स्टेट का हिस्सा है. टैक्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी डीप स्टेट का हिस्सा है दोस्तों. ठीक है, तो ये भी आपको समझना है, देखना है कि हाँ भाई ये है क्या. Well, our libertarian colleague Jake Hornberger of the 3F's Future Freedom Foundation in Arlington, Virginia, is the foremost authority. He's written about 1,000 pages on this. He demonstrates conclusively that the intelligence community and the CIA was involved in the assassination of Trump. Our friend Roger Stone, Kennedy, sorry, God forgive me. Our friend Roger Stone, who believes that LBJ orchestrated this, also has demonstrated in his book the involvement of the intelligence community in the assassination of JFK. I don't think this stuff is seriously doubted today because everybody that pulled the trigger, so to speak, is no longer around. They're not in government, and most of them are no longer living. Why would you think the CIA wanted him out? Because he threatened in private, but because they knew what he said in private, they heard he threatened to smash them into 1,000 pieces
because of their Bay of Pigs and their killing of CIA का बजट दोस्तों मैं बता दूं, CIA का एक साल का बजट ऑन एवरेज $250 बिलियन का होता है, और इंडियन गवर्नमेंट का टोटल सारी इंडियन आर्मी, बैंकिंग सिस्टम, पियोन टू प्राइम मिनिस्टर, पेंशंस, इन सब का बजट $350 बिलियन होता है, रोड बनाने तक का भी। तो आप ये देखो दोस्तों, एक वहाँ की एक एजेंसी है तो CIA का $250 बिलियन है, NIA का है उस, और आर्मी है, पुलिस है, उनके बजट अलग होते हैं। तो आप ये देखो foreign nationals and the revolutions they fomented. They had just finished fomenting a revolution in Iran, throwing out a popularly elected leader, President Mossadegh, in favor of the Shah, who of course was very pro-Western, but a disaster for human liberty and even for the economy. But he was the CIA's boy, and Kennedy knew it. It happened under Eisenhower, and Kennedy condemned it. If JFK were in the White House today, he'd be like Ron Paul. You know, I have a photograph of me and John Connally. John Connally was the governor of Texas that was sitting in front of Kennedy when he got assassinated and took the bullet in the back. And Connally, I have a photograph of me, him, and his wife standing in front of the book depository. Well, that is a unique photograph. The book depository from which the government alleges Lee Harvey Oswald fired the fatal shot. Right. Even though we know, of course, from the autopsy that the fatal shot could only have been fired from the front, and Lee Harvey Oswald, if he fired it as the government says he did, could only have fired from behind. So Connally, as we're walking, he wanted to meet me because I had written this book, Trend Tracking, far better than Megatrends, Time Magazine, in 1989, and I had forecast a new third party and someone like Ross Perot. This is 2 weeks before the election in 92. As we're walking back into the Anatole Hotel, Connally looks at me and says, again, I was with Connally, his wife. That's the picture, me, him, and his wife. Their first time back since the assassination, by the way. And he said to me, I read your book. He said, it's a fine piece of work. And he said, I know your heart's in the right place. But you don't have a clue what's going on. And neither do the American people. Because if they did, there'd be a revolution in this country. You know, when Spiro Agnew was indicted and pleaded. अब दोस्तों वही कही कही बातें, सुनी सुनाई बातें, फिर वही, और उससे पर्सनल कनेक्शन और पर्सनल एजेंडा, पर्सनल बायस अटैच करके फिर दिखाया जा रहा है उसको। ठीक है दोस्तों, तो इस बात को आप समझ लो, भड़कना नहीं है, आपको भड़कना नहीं है। डोंट गेट रेडिकलाइज्ड, डू नॉट गेट रेडिकलाइज्ड, डू नॉट गेट रेडिकलाइज्ड, डू नॉट गेट रेडिकलाइज्ड। ये अपने आप को बार बार आपने समझाना है, खुद भी समझना है, और आसपास के लोगों को भी देख के उनको भी समझाना है। ठीक है दोस्तों, नहीं तो समाज में लड़ाई, दंगे, फसाद, चोरी चकारी, मारपीट, मर्डर यही बढ़ता रहेगा। No contender and was convicted, and Nixon chose Gerald Ford to replace him. चलो आज इसको खत्म करते हैं। आज इन्होंने कोई भी ढंग की बात की नहीं। I do not get into Indian politics when I ब्लूमबर्ग में क्या बातचीत हो रही है ये देखते हैं जरा। ब्लूमबर्ग, ब्लूमबर्ग भी देख लें यहाँ पे क्या बात हो रही है। मस्क ने 6.9 बिलियन डॉलर के शेयर बेचे थे, ये तो आपको पता ही है। ये बोल के अप्रैल में भी बेचे थे। अप्रैल में बोला था कि मैं नहीं बेचूंगा इसके बाद अब कभी भी। ठीक है, ट्रंप टेक्स द 5th अमेंडमेंट इन न्यूयॉर्क एसेट केस। ट्रंप अब अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को यूज़ कर रहा है एसेट केस के बारे में, जिनको अब जानबूझ के उठाया जा रहा है।
FBI ने रेड तो मार ली, पहले रेड मारी FBI ने, फिर उसके एसिड केसेस, मतलब अपना ये 3-4 केसेस इसके ऊपर जिन्होंने पहले एक्शन नहीं लिया, जानबूझ के छुपा के रखे हुए थे, अब उन पे एक्शन लेके अब बिडेन के ऊपर से रिस्पॉन्सिबिलिटी हटा के मतलब बिडेन के अचीवमेंट्स तो कुछ इतनी अभी हुई नहीं, तो अब क्यों ना ट्रम्प पे अटैक करके इलेक्शन जीत लिया जाए। अभी तो मुझे यही कोशिश लग रही है। बाकी हम देखेंगे अभी क्या होता है USA में। अभी हम इंडिया का देख लेते हैं। इंडिया छोड़ो, अभी फाइनेंशियल मार्केट्स का देखते हैं। पॉलिटिकली तो हमने अभी असेसमेंट कर ली, अब हम थोड़ी इकोनॉमिक चीज़ भी देख लेते हैं। अब यहाँ देखते हैं ग्लेजर्स ओपन टू सेलिंग माइनॉरिटी स्टेक इन मैनचेस्टर, ये देख लेते हैं। Bloomberg has learned that the Glazer family is open to अभी ये फुटबॉल की बात हो रही है, ये तो कोई मायने नहीं रखता, पर ग्लेजर हम देखेंगे ग्लेजर कौन है। selling a minority stake in Manchester United. Now, the Daily Mail is reporting they're in exclusive talks with US private equity firm Apollo for a stake. Fans of the team are calling for a change in ownership, but we understand that the Glazers are not ready to cede control of the club. Now, we're joined by Bloomberg's Leanne Gerrans with the very latest. First of all, Leanne, I mean, so much speculation. Was this started by the Elon Musk tweet, or what is going on? Well, the Elon Musk tweet really took off, didn't it, Francine? I remember when I came into the studio yesterday morning and everyone had retweeted Elon Musk. He said he wanted to buy the club, and then he said, oh, I was just joking, but I am a massive fan. I really love Man U. I've supported them since I was younger. And didn't the shares really rally on that news yesterday? It was pretty amazing, isn't it? So this kind of got the ball rolling, but then we had this Bloomberg scoop, didn't we, which are saying that the Glazer family could possibly sell a minority stake in Manchester United. And there's feverish speculation in the newspapers today. So the Sun newspaper is saying Jim Radcliffe, he is a British billionaire, Francine. He's also a Man U lifelong supporter. He said he could be interested in buying the club. And as you said, the Daily Mail says Apollo is also possibly interested. I mean, this is like a huge story. I have to say, like, it gets everyone talking about who could do it and who could not. And this is on the back, of course, of the Chelsea sale. I mean, can Americans make money? Does it change the game of football? I know shares in Man U yesterday rose quite significantly. And we did see, didn't we, that when Chelsea was sold, Americans made money there. It was Todd Bowley and Clear Lake Investments who did that sale. It's just so interesting because the Premier League is going to make so much money this year. According to reports, they could outclass their European competitors. And a lot of that is due to American investment. But also, this is a club, Francine, before we go anywhere else, that is just everywhere. It's so global, isn't it, Man U? And they were so successful. They won 13 trophies. I know they haven't won anything since 2017, but like I always say, I grew up in deep, dark Africa, and wherever I went, there was a Man United towel hanging up somewhere. I mean, it is quite amazing. Yeah. Or a football cap. But then you speak to Jim O'Neill. I mean, he loves this club, like almost more than anything. And I have to say, I've rarely seen owners that are maybe not liked or, little liked as the Glazers. What does this tell us about potential buyers? This is interesting, isn't it? Because apparently what is going to happen with the club, because Manchester United fans are so unhappy, they could hold protests on the 22nd of August. And this is when they face Liverpool at home. And this is really because the campaigners got off to such a bad start. They lost their first game 4-0 to Brentford, and this has made the fans really unhappy. And I know John, who works here with us, he's a big Man United fan, and he said it is really time now for a change of hands. And could this be a stopgap for something bigger? तो वही दोस्तों, प्लेयर भी अब यही कहने लग गया है, मालिक को बदलो, खुद की परफॉर्मेंस नहीं बदलना चाह रहे, मालिक को कोई बदलवाना चाह रहे हैं, फैंस पे प्रेशर डाला जा रहा है। वही डीप स्टेट, खेल का डीप स्टेट होता है खिलाड़ी, उनकी एसोसिएशन, तो अब ये डीप स्टेट जो मालिक जो पॉलिटिशियन है वो पब्लिक ओपिनियन यूज़ करके उनको हटवाना चाह रही है, खुद नहीं बदलाव करना चाह रहे, या फिर उनको पेड प्रमोशन करवाया जा रहा है। उनसे इन बातों का कोई हो सकता है जो कॉम्पिटिटर खरीदना चाह रहा हो वो इस तरह का प्रोपेगेंडा चला रहा हो, तो ये भी हो सकता है। क्या पता कोई कहीं का इंटरनेशनल क्लाइंट हो या डोमेस्टिक क्लाइंट हो, पैसे वाले लोग जो खरीदना चाह रहे हो, जो इस तरह की अफवाह उड़वाना चाह रहे हो कि सेल करो, नहीं करोगे तो सेल गिरेगी, फ़ैन की व्यूअरशिप घटेगी, आपके जो टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग में पैसे मिलते हैं वो घटेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं और बच के रहो। एक रिस्क एनालिसिस मैंने आपको समझा दिया कि बच के रहो
पब्लिक ओपिनियन को अपने साथ रखो। पहले ही अगर आप बाहर नहीं आते, अपने प्रोपेगेंडा को आइडेंटिफाई करो और उस प्रोपेगेंडा को कैंसिल करने का पहले ही प्रोएक्टिव तरीके से नज़र बना के रखो और उसको पहले ही उठ के कैंसिल करो जाके। अगर नहीं करोगे तो इस तरह के व्यूअरशिप, प्लेयर्स को फायर करो, हटाओ, जिस तरह की बातें कर रहे हैं, तो अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो प्लेयर्स की भी आवाज़ उठेगी और फैंस को भी वो फिर अपने साथ मोटिवेट करेंगे लड़ने के लिए। और इंटरनली भी आपको एक इनके अगेंस्ट पर्सनल अटैकिंग प्रोपेगेंडा चलाना पड़ेगा, जैसे सरकार चलाती है। सरकार का कंट्रोल कायम रखने के लिए ऐसे ओनर को भी अपना प्रोपेगेंडा चलाना पड़ता है, बिजनेसमैन को भी चलाना पड़ता है। तो आप पॉजिटिव बातें करो, अच्छी बातें करो, जो लड़ने आ रहा है उसकी बातों को कैंसिल करो प्रूफ के साथ, और उल्टा उस पर अटैक शुरू करवाओ ताकि वो आप पे अटैक करके ना भूल के अपना डिफेंस करने में अपना समय बर्बाद कर दे इस तरह के लोग, और आपकी गाड़ी चलती रहे। Now, before Cathie Wood, before ARK Invest, before crypto and stonks, a little-known investment management firm based in Edinburgh transformed. ये देखते ही क्या बात हुई है। बैलेल गिलफोर्ड, द सेंचुरी ओल्ड स्कॉटिश मनी मैनेजर, 100 years का स्कॉटिश मनी मैनेजर, फॉर्मरली रन बाय रिसेंटली रिटायर्ड टेक्नो विजनरी जेम्स एंडरसन, इज अडेप्टिंग to the harsh reality of the tech stock meltdown that brought the loss of a staggering £100 billion by the end of June. £100 billion का लॉस हो गया दोस्तों। Over the last decade into one of the world's top performing funds of its kind. Led by James Anderson, Baillie Gifford grew to have nearly $500 billion in AUM with early bets on Amazon, Tesla. But now Anderson, he's retired, and the firm's bull run has slowed. That's the subject of today's Big Take. And for more, we're joined by the author of that piece, Bloomberg's asset management reporter, Lucia Giftapulu. So, Lucia, this was just a small Scottish asset management firm. How does it go from that to being just such a big player in the tech space and, of course, really beholden to this volatile market? Hi, Danny, and very happy to be here. This is nothing short of a fascinating story because Baillie Gifford he's been around since the early 1900s. It has gone through various existential crises, late 70s. They lost a big client, they nearly shut down. And then in the early noughties, it was managing around 20 billion. From there to being the top holder of Tesla, a big player in Silicon Valley, Amazon, Shopify, Spotify, Alibaba, what have you. It's the way this happened, somewhere in the early noughties, they decided, well, we're not going to invest geographically anymore. We're going to have a more thematic approach. And the architect behind that was James Sanderson, who at the time was a CIO, but later had no formal management role in the company apart from being one of the partners. So James Sanderson, with some other people, just put together some portfolios that just looked thematically more in a growth manner. They tried to find the companies that would define the mega trends of the future. And famously, they took stakes in Amazon early on when it was trading for just a few dollars. Tesla, they invested in Alibaba when it was private. I think the same for Spotify and so on. And so they during the COVID rally, they became this sensation that held stakes in every single name that was, whose share price was shooting up. And the same happened with the performance of their funds, which are now crashing the same way the markets are. Lucia, good morning. I think this is just an amazing story. I've just started reading it there in the few minutes. But where does Baillie Gifford go from here in the post-James Anderson world? So I think Baillie Gifford would argue that, with James Sanderson not holding a formal management role, they're not going to miss him that much. But the truth is that he defined the DNA of the company. It was his ideas that put Baillie Gifford in the position where it is now. So I think he was a very intense personality. He was very articulate. He could convince people. He could have his way. So I think with him gone, they have a bit more flexibility to, have a more conservative approach to growth. This is not something they're saying they're going to do. I think what the company says is that we're going to wait and see. We have all the right companies, and then in the next 10, 20 years, we're going to be, we're going to rise again and make a lot of money for our investors. तो दोस्तों आप अब ये देख लो
कि $100 बिलियन का लॉस एक एक्सपीरियंस इन्वेस्टर को भी हो जाता है। और अगर आप मेरी पिछली वीडियोस में भी आपने देखा होगा तो मैंने उसमें डिटेल में डिस्कस किया है, बताया है फेड इंटरेस्ट रेट हाइक्स का कनेक्शन टू स्टॉक मार्केट। इंटरेस्ट रेट्स गो अप, स्टॉक डॉलर गोज अप एंड द डॉलर डिनोमिनेटेड स्टॉक्स गो डाउन worldwide, no matter the currency, no matter the bonds, no matter the crypto, it will go down. Okay, और डिटेल में उन वीडियोस में समझाया हुआ है। तो आप ये वीडियोस में आपने भी देख लिया कि कैसे 100 साल का जो इतना बड़ा एक्सपीरियंस बंदा है, अगर उसको भी ये चीज़ समझना है, वो भी टेस्ला के उस मून बॉय म्यूज़िक में खो जाए और फिर इन्वेस्टमेंट्स को ना काटे, तो इस तरह की चीज़ें दोस्तों देखने को मिलती है। $100 बिलियन के लॉस जो बुक करने पड़ गए हैं वो देखने को मिलते हैं। अब हम ये देख लेते हैं ये वीडियो कब की है। The Fed and ECB are choking the economy. Horrific winter awaits Europe. Of all Pecatello दोस्तों मैं बता दूं एक बहुत ही बढ़िया अपना इकोनॉमिस्ट है, बहुत ही बढ़िया अपनी उनका चैनल है ब्लॉकवर्क्स, ट्विटर भी है, आप तो वहाँ पे भी जाके सब्सक्राइब करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा मैं। एंड इनका डिस्कशन सुनते हैं, ये 19 मिनट का डिस्कशन है। One financial analyst who spent 2 decades studying the markets agreed to a rare on-camera appearance to issue his biggest warning ever. He says the biggest market bubble in history is popping. So you can do nothing or take this one simple step to prepare now. This past winter, he began issuing a big warning about inflation and a looming market disaster. His timing was nearly perfect. But he promises you there's still time to act, to protect yourself, and potentially see some of the biggest gains of your life in the coming years in the right time-tested assets. Ones that tend to skyrocket in times of inflation, like hard assets, energy, and gold. He's put together a 5-stock model portfolio, a way to not just beat inflation, but benefit from it. This dead simple one-step investment approach could show you a series of triple-digit gains or higher starting right now. You could set yourself up in minutes and likely forget about inflation, rising prices, or the worst effects of a market crash for years to come. The critical thing is that you act now. Do your future self a huge favor and get the facts free of charge. To watch our full interview for free, simply go to inflationprotection2022.com. Again, that's inflationprotection2022.com to watch our full interview. Hi, this is Daniela Cambone. Welcome back to the Daniela Cambone Show here on Stansberry Research. Back with me today is Alf Pecatello. He is the publisher of the Macro Compass newsletter. He's also a former head of a $20 billion portfolio. Alf, always good to see you. Happy August. Welcome back. Hey, Daniela. Hi, we just discussed about today being a public holiday in Italy, but this is no Italy anymore. So let's get the interview done. I was going to say we're filming this August 15th and it's basically blasphemy for 2 Italians to be working, but that's how... दोस्तों इन्होंने 15 अगस्त का इंटरव्यू है इनका, तो इसको मैं तो सोच रहा हूँ इसको मैं अभी कैंसिल ही कर देता हूँ, देखना इसको छोड़ देते हैं, आगे का देखते हैं आज का। Now before Kathy Wood पड़ेगा। Yvonne says she's confused, understandably. Take a look where the bond market is right now. इन गुड, इस वीडियो का टाइटल है इन गुड एनवायरनमेंट फॉर रेंज ट्रेडिंग ट्रेजरीज। ओमार सलीम, सीनियर पोर्टफोलियो मैनेजर फॉर एशिया फिक्स्ड इनकम एट पाइन ब्रिज इन्वेस्टमेंट, डिस्कसेस फेड पॉलिसी, हिज इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी एंड वेयर ही इज फाइंडिंग अपॉर्चुनिटी। ही स्पीक्स ऑन ब्लूमबर्ग टेलीविजन। तो अब इसको देखते हैं दोस्तों, इसके बारे में क्या बात हो रही है, क्या दिखाया जा रहा है, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। Now, 10-year yields at about hovering at about 2.8, but if you take a look at 2-year yield back up at about 3.2, what do you make of the jump in the front end of the curve? I think फ्रंट एंड में दोस्तों यील्ड की जंप हो गई है, 2 पॉइंट उतना बढ़ गया है, कितना देख लेते हैं। फ्रंट एंड में अगर जंप आ रहा है तो इसका मतलब, क्योंकि लॉन्ग एंड में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होना चाहिए, अगर फ्रंट एंड में फिर जंप आ रहा है यानी कि 2 ईयर 5 ईयर के बॉन्ड्स में, 20 ईयर 30 ईयर 10 ईयर के बॉन्ड्स में से ज़्यादा जंप आ रहा है इंटर यील्ड्स में, तो आप रिसेशनरी वार्निंग्स देख सकते हैं कि नीचे जाएगा। और उधर तो जंप भी स्टार्ट हो गया है, इंट्राडे जो मतलब डेली चार्ट है वहाँ तो हमने एक रिजेक्शन देख ही लिया है रेजिस्टेंस से। तो अब ये भी देख लेते हैं कि बॉन्ड्स का जो यील्ड है ये कहाँ जा रही है।
डेली चार्ट पे देख लेते हैं। डेली चार्ट पे तो दोस्तों अभी कोई ऐसा जंप आया नहीं, पर एक यहाँ पे सपोर्ट मिल रही है, हो सकता है कि यहाँ से ऊपर जाए। जो अभी हम टॉप देख रहे थे डेली का अपना, यहाँ पे ये जो आप एक यहाँ पे आप रिजेक्शन देखो कल का, ये कल का चार्ट है। कल यील्ड थोड़ी बढ़ी, कल परसों यील्ड घटी थी, उससे पहले भी यील्ड बढ़ी, पर फिर भी ऊपर गया, पर इसको यहाँ पे रेजिस्टेंस मिली, उसके बाद फिर यील्ड वहीं पे रही, ज़्यादा नीचे नहीं गई। तो अभी दोस्तों हो सकता है कि ये जो है ना, ये यील्ड यहाँ से ऐसे चली जाए और ये जो है ये ऐसे आ जाए, ऐसे भी हो सकता है दोस्तों। पर अगर यहाँ पे मार्केट खुलेगी आज, तो मैं इधर इतने स्टॉप लॉस लगा के अपनी लॉन्ग की पोजीशन बना के बैठूंगा, क्योंकि मेरा सेटअप यही कहता है। अगर 20 की 5 मिनट के चार्ट पे 100 से ऊपर है मूविंग एवरेज, तो हम बाय मारेंगे। तो अभी फ़िलहाल ऊपर ही है, ओपन के टाइम मैं देखूंगा, असेसमेंट करूंगा और 10 ईयर की यील्ड के हिसाब से पोजीशन अपनी बिल्ड करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो अब 2 ईयर की बात तो हो ही है, पर 2 ईयर को आपने सीरियसली इतना लेना नहीं है। मोस्टली 10 ईयर की मैटर करती है यील्ड जो है, ठीक है। There's a few things to say about the Fed communication broadly and the Fed minutes specifically, which is one, there is something for everyone. And I think this is exactly what the Fed wants, because there's no point being overly hawkish or being overly dovish. They're going to observe the data and they're going to respond accordingly. And I think this is exactly what the Fed wants. One thing I would say, however, is that it's rather positive that we are having this kind of conversation, whether there's a Fed pivot or there's no Fed pivot. It's actually a much better conversation to be having than the one that we've been having 3 quarters ago, even 2 quarters ago, that the Fed was way, way behind the curve. So this kind of narrative is rather positive for the market in the sense that it removed the tail risk that the inflation is completely out of control. अब दोस्तों उन्होंने बोला फेड वाज बिहाइंड द कर्व, सो कर्व वाज डिटरमाइंड बाय द बॉन्ड मार्केट। बॉन्ड मार्केट ने पहले ही, और जो ये पोजीशन बना के रखते हैं ना बॉन्ड वाले, बॉन्ड को लेवरेज करके कैश लेना, कैश को लेवरेज करके स्टॉक्स लेना, स्टॉक्स को लेवरेज करके फिर बॉन्ड लेना, तो ये इन्होंने ये जो सर्कल बना के रखा था, ये नवंबर 2021 में जब इंटरेस्ट रेट की अनाउंसमेंट हुई थी, तब इन्होंने वो सर्कल ब्रेक हुआ, उस चीज़ से पॉप हुआ वो बबल उसको, और उसी टाइम इन सब ने, जो भी इंटेलिजेंट लोग थे, बड़े बड़े बैंक, JP मॉर्गन, क्रिप्टो इन्वेस्टर्स भी बहुत सारे, क्योंकि यही लोग फिर क्रिप्टो में भी इन्वेस्टिंग करते हैं, तो आप इनको क्रिप्टो इन्वेस्टर भी कह सकते हो, बॉन्ड इन्वेस्टर भी कह सकते हो। तो इन्होंने उसी टाइम बेच दिया, उसके ऊपर फिर प्राइस नहीं गया, वहाँ के ऊपर ना इन्होंने बस सेल स्टॉप या सेल लिमिट ऑर्डर लगा के रख दिया, और उधर वहाँ पे प्राइस टच ही नहीं होने दिया, अलग अलग लेवल पे नीचे आके सेल करते रहे। तो वो इन्होंने ही डिसाइड कर लिया था पहले ही बिहाइंड द कर्व, और फेड बिहाइंड द कर्व नहीं था, फेड ने पहले ही अनाउंसमेंट कर दी थी, पर इन्होंने उससे पहले ही जो प्राइस थे ना इंटरेस्ट रेट्स जो मार्च में होने वाले थे, वो नवंबर टू दिसंबर ही इतना मार्केट गिरा दी, और उसको वहाँ पे आके बोलने लगे तो प्राइस जीना है, प्राइस जीना है, प्राइस जीना है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे होता है, तो आपको इंटरेस्ट रेट के पहले ही सोच लेना है कि हाँ भाई अब इंटरेस्ट रेट अनाउंसमेंट हो गई है घटने की, तो अब बढ़ने की, फेड क्वांटिटेटिव ईजिंग खत्म कर रहा है, तो आपको समझना है कि डॉलर में स्ट्रेंथ आएगी, और डॉलर डिनोमिनेटेड एसेट्स ज़रूरी नहीं है कि उसकी सप्लाई लिमिटेड है या ग्रेजुअल है, क्या है वो नीचे जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा तो शिबा इनू की सप्लाई अनलिमिटेड थी, वो क्यों ऊपर गया, बहुत सारे मीम कॉइन्स की सप्लाई अनलिमिटेड, वो क्यों ऊपर गए। तो ये भी दोस्तों आपको सोचना है, समझना है, देखना है, ऐसे नहीं कि कोई भी आके सप्लाई करने लग जाएगा और आप बाय मार लो, ऐसे नहीं करना। And the Fed and other central banks are way, way behind the curve. And I think this is one of the main reasons why we saw this rally to a certain extent in terms of risk assets, which in my view has legs because it's pricing out those tail risk. So what do you do? What do you buy? I mean, the last time we spoke, you say that we've seen already the peak of 10-year yield, but in conversations within fixed income circle, they say that they're still waiting for 3.5%, and that is the time to be loading on 10-year. Yeah, the problem with this narrative. अब देखो दोस्तों, 10 ईयर की बात हुई कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, और वो कह रही है 3.5 की बात हो रही है कि जब 3.5 पे आएगा तब हम लोडिंग मारेंगे, मतलब बाइंग मारेंगे।
इस तरह की बातें हो रही है। और तब आप देखना 10 ईयर का ही, तभी मैं 10 ईयर की यील्ड से ही ट्रेडिंग करता हूँ, उसको यूज़ में लेके। अगर उस वो अबव है, अगर उसमें बुलिश मोमेंटम है, तो स्टॉक में बेरिश मोमेंटम रहेगा, उसको प्राइस इन कराया जा सकता है। तो आपको इसको भी इम्पोर्टेंट अपने ट्रेडिंग डिसीजंस में यूज़ करना है। ठीक है दोस्तों। Is that if you have that kind of thinking, it will never get to 3.5%. And I think that my view is that we are in a very conducive environment for range trading in terms of treasuries. And I think it's positive that we are seeing a reduction in terms of volatility when it comes to the rates market. And the reason why we see range trading is that there will be this narrative that is the Fed over tightening? Is the Fed going to go 50 basis points or 75 basis points? The recessionary risks environment going into the winter, particularly for Europe. Now China into the mix as well. So I think that kind of narrative is going to lead to more range trading for US Treasuries. And I still think that we... तो अब दोस्तों, अब एक बहुत ही बढ़िया ट्रेड आया है, बहुत ही बढ़िया ट्रेड मेरे को अभी, क्योंकि यूएस से यूके में इन्फ्लेशन आ रही है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो यूरो का, जो ब्रिटेन का पाउंड है, अब इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो ब्रिटेन का पाउंड वैल्यू में बढ़ेगा। तो जब वैल्यू में बढ़ेगा तो क्या होगा बताओ? यूएस डॉलर का पाउंड ऊपर जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो अब इसमें आप बाय स्टॉप लगा के एक बढ़िया आराम से 7-8 लाख रुपए का ट्रेड लगा के बैठ सकते हो। और वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, उसके लिए क्या सेटअप बन रहा है वो भी मैं दिखा देता हूँ। ये देखो, FXCM की एक API आ रही है, ओएंडा की API आ रही है, नैस्डैक की API आ रही है। बट हमें कहीं नहीं जाना है, हमें एक बढ़िया ब्रोकर के पास जाना है, जो कि हम USA से देखते हैं। USA में जो ब्रोकर का नाम है वो है आयरन बीम। आयरन बीम के फ्यूचर्स हम देखते हैं ज़रा यहाँ पे क्या आ रहा है। आयरन बीम में क्या नाम दिया हुआ है इन्होंने, जो GBP का फ्यूचर है उसको, या ब्रोकर आप ये यूज़ कर सकते हैं इनका। प्रो टूल्स, डेस्कटॉप, मोबाइल, फ्री मार्केट रिसर्च, 24 आवर प्रोफेशनल सपोर्ट, इजी डिपॉजिट, इजी विड्रॉल, रेगुलेटेड इन US, बेस्ड इन US। ठीक है। API इन्होंने ट्रेडिंग व्यू से, इनका डायरेक्ट कनेक्शन है, आप ट्रेडिंग व्यू के थ्रू ही यहाँ से इनके साथ लगा सकते हो अपने ट्रेड्स। मार्जिन्स में जाके हम एक बार इनका US डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं, इक्विटी कॉन्ट्रैक्ट्स, एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट्स, इंटरेस्ट रेट कॉन्ट्रैक्ट्स, 30 ईयर, 10 ईयर, 5 ईयर, 2 ईयर, माइक्रो कॉन्ट्रैक्ट्स, यील्ड बॉन्ड दोनों में हैं दोस्तों। बहुत ही इनके पास डिटेल्ड पोर्टफोलियो है ऑफरिंग्स का। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं एग्रीकल्चर कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉर्न, ओट, सोयाबीन, वीट, मिनी कॉर्न, मिनी वीट, सारे फ्यूचर्स हैं। कईयों के लिए $200 मार्जिन चाहिए। ठीक है दोस्तों, कईयों के लिए $50 चाहिए, 3.5 10,000 ऐसे मार्जिन चाहिए, ज़्यादा मार्जिन नहीं चाहिए। गोल्ड फ्यूचर्स भी है, सिल्वर भी है। करेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स में देखते हैं क्या क्या है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, कनेडियन डॉलर, यूरो फ्यूचर्स, जापानीज येन, मैक्सिकन पेसो, न्यूजीलैंड डॉलर, रशियन रूबल, स्विस फ्रैंक, अफ्रीकन रैंड, मिनी यूरो, ये सारे के सारे मिनी, माइक्रो जापानीज येन, $50 के मार्जिन यूज़ हो रहे हैं। अगर आपको एक इंट्राडे के लिए $50 चाहिए, फुल डे के लिए $250 चाहिए, इसमें 190। कईयों के लिए जो बड़े वाले कॉन्ट्रैक्ट हैं उनके लिए बड़ा मार्जिन चाहिए। पर हम यहाँ पे ये बड़ा वाला देख लेते हैं, पाउंड 6B यहाँ पे नंबर हम डाल के देखते हैं, 6B ढूंढते हैं। 6B ये आ गया दोस्तों, ब्रिटिश पाउंड फ्यूचर्स, ये हमने देख लिया। अब इसको देखते हैं यहाँ पे क्या बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है। हाँ दोस्तों, बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ बन रही है। बाइंग अपॉर्चुनिटी इस तरह से बन रही है। पहले तो यार इंडिकेटर जो इसके गायब हो गए ना, वो लाता हूँ, इसको रिफ्रेश ही कर लेता हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने इसको सेव नहीं किया था ना। वो इंडिकेटर फिर से विजिबल हो जाएंगे। तो दोस्तों ये लो 6B में 5 मिनट के चार्ट में फिर से हमें स्ट्रेंथ देखने को मिली है, और मेरे को लग रहा है ये कि अब ऊपर जा सकता है। क्योंकि आपको मैं बताऊं, ये देखो 4 आवर का चार्ट, इंटरेस्ट रेट
इन्फ्लेशन ज़्यादा आई है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ेंगे, स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगी। तो आप यहाँ पे इजीली 1.255 पे बाय लगा के बैठ सकते हैं। यहाँ पे बाय स्टॉप लगा के बैठा जा सकता है। और अगर आप यहाँ तक जाएंगे, इस लेवल इस रेजिस्टेंस तक भी टच हो गया, तो $3000 आराम से कमाए जा सकते हैं। समझे दोस्तों? तो इस लेवल से होती है ये ट्रेडिंग इंट्राडे में, डेली में स्विंग ट्रेडिंग। तो अब स्विंग में अब इंटरेस्ट रेट्स आप देखो, अब ये जैसे यहाँ पे 7 सितंबर तक क्या पता कोई इंटरेस्ट रेट आ जाए, क्या पता उनकी मीटिंग हो जाए, तो यहाँ तक हो सकता है कि आ जाए। और यहाँ पे अगर नीचे आया तो आप यहाँ तक इस लेवल पे स्टॉप लॉस लगा के बैठ सकते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है। $1000 के रिस्क में आपको $3000 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो एटलीस्ट 3 to 1 का रिस्क रिवॉर्ड है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक यहाँ पे सेटअप बहुत बढ़िया बन रहा है बाय मारने का। खैर आगे देखते हैं। Probably are toppish when we get to about 3% in terms of treasuries. And so it goes to the question of the day then, Omar. How long until the Fed does maybe signal that pivot? And when are we going to see them dialing back? I think the pivot is more of, in my view, a market narrative that is related to the fact that we are seeing peak inflation. And I think that narrative is probably going to strengthen. Perhaps the Fed is not fighting it back as much as it should or would want to, but I think it's more of a market narrative. And the short answer to your question is for the Fed to actually signal a clearer signal that it's pivoting. I think they need to see that the inflation has been dented decisively, and also the velocity of, in terms of the reduction of inflation and inflationary projections will need to continue to be kind of going down, because I think they want to avoid a situation where you have an inflation which is entrenched, maybe not at 8-9%, but at 3-4%, which would still be too high. जुलाई फेड मिनट्स, पोटेंशियल रिस्क ऑफ टाइटनिंग मोर देन नेसेसरी। तो जुलाई के क्यों दिखा रहे हैं? अब तो जब अगस्त की मीटिंग आ गई तो जुलाई के मिनट्स दिखाने का मतलब है एनीवेज पोटेंशियल रिस्क ऑफ टाइटनिंग मोर देन नेसेसरी, सी स्लोअर पेस ऑफ रेट हाइक्स एट सम पॉइंट। ठीक है दोस्तों, तो आने वाले टाइम में स्लोअर, तो जीबीबी जो है, जो ट्रेड मैंने बताया, वो भी इससे सपोर्ट हो रहा है। वहाँ की खबर, जीबीबी के इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, उधर से उनके इंटरेस्ट रेट स्लोली बढ़ेंगे, तो जीबीबी में आपको एक बाउंस देखने को बहुत अच्छा मिल सकता है, क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लेशन अभी आ रही है 10% और इंटरेस्ट रेट है 1%, तो 9% का गैप है जो उनको काबू करना पड़ेगा, जो इतनी जल्दी काबू में नहीं आने वाला। तो उसी के हिसाब से अब हम देखेंगे। ऑन गोइंग रेट हाइक्स आर अप्रोप्रिएट, इन्फ्लेशन रिमेन्स अनएक्सेप्टेबली हाई। तो ये भी है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए स्टॉप लॉस लगा के बैठना है। क्या पता ब्लैक स्वॉन इवेंट करके एक इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है जाए रातों रात, और आपका स्टॉप लॉस ही उस टाइम आपको बचा पाएगा। और इसलिए स्टॉप लॉस लगा के बैठना दोस्तों बहुत जरूरी है। In terms of where you allocate, I wonder if China is somewhere that you're looking at, just given where we have seen yields, the macro picture is deteriorating, it seems, in the last 48 hours or so since we got the July activity data. But then again, we've only seen inflows into sovereign bond markets for the first time in 5 months or so. So is that sort of a risky bet, getting into Chinese bonds? I think it depends which Chinese bonds we're looking at. To kind of backtrack a little bit, in terms of the macro view on China, we agree with the view that the macroeconomic environment has deteriorated. And I think, frankly, for China, it's going to boil down to the policy response, which so far has been consistently underwhelming. And see which things that timid policy support, which is no longer timid, which is no longer tepid. Particularly that what we're seeing for the China property market, for instance, that there's a risk. The operating word here is that the risk. We're not seeing it just yet. That it could metastasize into something a bit bigger in terms of having an impact in terms of at least some of the smaller financials. To answer your question specifically on the CGBs, we think that the Chinese government bonds specifically are well anchored because we're expecting more policy support.
But the situation is more mixed when you go into Chinese corporate bonds, particularly the high yield side. देखो दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक और वीडियो बनाई थी, उसमें भी JP मॉर्गन के एक सीनियर एसोसिएट ने यही बताया था कि हाई यील्ड में हम नहीं जा रहे हैं, हमें गवर्नमेंट बॉन्ड्स अभी इस टाइम पे अच्छे लग रहे हैं। हाई यील्ड में ये लोग तभी जाएंगे जब फेड अपने मुंह से इंटरेस्ट रेट घटा देगा, जब अपने मुंह से इंटरेस्ट रेट को कह देगा इन्फ्लेशन रेट की 0 है। अभी उन्होंने इन्फ्लेशन रेट को कम नहीं बोला, अनएक्सेप्टेबली हाई बोला है, तो दोस्तों तभी ये हाई यील्ड में घुसेंगे, आपको भी तभी घुसना है। और अब हम आके चाइनीज़ गवर्नमेंट भी का बॉन्ड भी देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आओ CGB देखते हैं ज़रा। CGB ऑल जगह देखना पड़ेगा, ऑल में देखते हैं। यहाँ पे तो कहीं चाइनीज़ गवर्नमेंट बॉन्ड्स के हिसाब से दिख नहीं रहा। ICBC ETF नो, चाइनीज़ CNY गवर्नमेंट बॉन्ड्स UCI TF ETF। तो ये दोस्तों ये एक अच्छी लग रहा है, इसको देख लेते हैं। 4 आवर का चार्ट है, 1 डे पे जाके देखते हैं इसको। इसमें भी एक ओवरसोल्ड की डेली पे बहुत क्या कहते हैं, ज़्यादा पुराना नहीं है, अभी लगता है 10 मई को ही लॉन्च हुआ है। तो इसमें आप डिक्लाइन देखें दोस्तों, तो एक अच्छा डिक्लाइन आया है चाइनीज़ गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, पर उसका अगर हम एनालिसिस देखें, इसका एक हम लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन को चेक करें। सो लेट्स सी हियर इट्स गोइंग, वी हैव 3% चांस, 3% profit making opportunities, so that's not looking good to me right now, as of now. Anyways, Chinese bonds, China ये देखते हैं दोस्तों। चाइना 10 ईयर गवर्नमेंट 30 ईयर देखते हैं दोस्तों। 30 ईयर में ही बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिलता है। अभी कितना इसमें प्रॉफिट आ गया है ये चेक कर लेते हैं ज़रा। ये देखो 3% बढ़ा, इंडिया में भी इतना ही बढ़ा है 3%। पर जो US का 30 ईयर बॉन्ड है वो मई से लेके जुलाई 2021 तक, सॉरी मई 2022 से लेके जुलाई 2021 तक लगभग 15% 18% का गेन बना चुका था। तो वो बढ़िया है इन्वेस्टिंग के लिए कि ये बढ़िया। मेरे को बताओ दोस्तों, सारे तो वहीं के बॉन्ड्स बाय कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा बढ़िया है ना। तो इसलिए US के ब्रोकर्स, US में ज़मीन, US में फार्मिंग, US में एजुकेशन, US की मिलिट्री, दे आर द बेस्ट। डिसीजन मेकिंग स्किल्स उनकी बहुत बढ़िया है, तो आपको हमेशा US में जाना है। जेरल सेलेंटेल जैसे लोगों के बीच में आके भड़कना नहीं है, और जो आपके कम्युनिस्ट एजेंडा चलाया जाता है उस पर भी नहीं भड़कना है। बाकी ये भी हम देखते हैं और क्या है नेक्स्ट वीडियो में। IPO मार्केट इज लाइकली टू स्लो डाउन। IPO मतलब VC डाउन, VC मतलब इंटरेस्ट रेट्स, मनी फंडिंग डाउन, मनी फंडिंग डाउन मतलब डॉलर की पावर अप, डॉलर की पावर अप मतलब इंटरेस्ट रेट्स एक्सपेक्टेड इंक्रीज। इन्फ्लेशन हायर आ रही है, लोअर नहीं हो रही है। एटलीस्ट दूसरे कंट्रीज़ में, USA में तो अभी हमने जैसे देखा था 11 अगस्त को CPI फोरकास्टेड से नीचे आई थी, और PPI अगर तो बुलिश मोमेंटम देखा, फिर अगले दिन PPI भी नीचे आई फोरकास्टेड से, तो वो भी हमने बुलिश मोमेंटम देखा, बुलिश मोमेंटम देखा। अगर फोरकास्टेड के जितनी होती तो भी बुलिश देखते, पर फोरकास्टेड से ऊपर होती तो फिर हम बियरिश देखते। तो ये दोस्तों ये 2 चीज़ें हैं समझने वाली एज अ ट्रेडर, बहुत इम्पोर्टेंट। और देख लेते हैं स्विच सम इक्विटी एक्सपोजर फ्रॉम ग्रोथ टू डिफेंसिव, ये भी देख लेते हैं। So when you say defensives, what does that mean in terms of sectors or regions across Asia? It means consumer stocks like Nestle, it means telecom companies like देखा दोस्तों, डिफेंसिव में जाओ। डिफेंसिव मतलब नेस्ले मतलब फूड प्रोडक्ट्स। तो अगर आपने अपने बिजनेस भी स्टार्ट करना है तो फूड प्रोडक्ट्स में एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है अपना बिजनेस स्टार्टअप को लॉन्च करने की। वो डिफेंसिव होता है, एक बढ़िया सेक्टर होता है, बढ़िया इनकम होती है। बेशक थोड़ा कंपैरेटिवली ग्रोथ इंडस्ट्री के टेक जो कंपनीज हैं उनसे लो रिटर्न आए, पर आपकी जो डिमांड होती है वो ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होती, मेंटेन रहती है। मार्केट में फूड प्रोडक्ट्स की डिमांड भी बहुत रहती है, एक्सपोर्ट के लिए भी, डोमेस्टिक यूज़ के लिए भी, और तरीके भी बहुत है। जैसे KFC खोल लो
या फिर कोई अपना आटा चक्की का पीसने का लगा लो, या फिर कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस खोल लो। साथ के साथ अगर आप सारी चीज़ें एक साथ करना चाहते हो डिस्ट्रीब्यूशन खोल लो, उसमें ही फिर आप अपना कोई एक चाय वगैरह की दुकान भी लगा सकते हो, थोड़ी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पकड़ सकते हो, या फिर आप खुद पर्सनली कोई अपना रेस्टोरेंट खोल सकते हो। तो डिफेंसिव ये चीज़ होती है। और स्मॉल लेवल की मिलिट्री मैन्युफैक्चरिंग भी एक डिफेंसिव में मानी गई है। स्मॉल लेवल पे स्टार्ट करने के लिए डिफेंसिव प्रोडक्ट्स में मानी जाती है, गवर्नमेंट की सपोर्ट रहती है, प्रोडक्ट्स भी ख़राब नहीं होते, एक साल में नहीं बिके तो दूसरे में बिक जाएंगे, दूसरे में नहीं बिके तो चौथे में बिक जाएंगे। तो ये रहता है दोस्तों। AT&T, basically companies that have assured cash flow and good yields. And by the way, we're not advocating sell all growth and put it in defensive, but we do think in an environment where rates are still going to be rising and we don't foresee rate cuts at least until March of next year, that the big rally in the growth stocks, and in some cases it's upwards of 40%, has been excessive. And now you've got the NASDAQ running into its 200-day moving average. So, yeah, we just think the market should cool off a little bit here, and defensives would do better in that kind of environment. Is that what you got from the July FOMC minutes as well, that we're not going to see the Fed pivot that a lot of market participants have been expecting? The market seemed to like the minutes on balance because it started going up after they came out. And I think that the interesting thing in terms of potentially less hawkish was acknowledging that there was a feed through into borrowing costs, higher borrowing costs that was a lagged impact, and they didn't want to overdo it. But I think on balance, the minutes, the tone to me didn't suggest a major pivot. So we're still looking, as I said, for more rate hikes to come. I mean, they are more than halfway through. We think the total rate hike cycle this time will be about 300 to 350 basis points, and they've hiked 225 already. But there is more to go. Mark, we saw that. तो दोस्तों ये देखो, अब इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात तो इतनी हुई नहीं, और मतलब बुलिश भी नहीं हुए, क्वांटिटेटिव ईजिंग भी नहीं करने वाले, रिसेशन भी अभी इतने तगड़े नंबर्स नहीं आए हैं। तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अभी इतना बड़ा बुल रन नहीं आने वाला फ़िलहाल के लिए, इनटिल एंड अनलेस को इंट्राडे में जैसे नंबर्स बढ़े जाते हैं। तो आज के लिए तो मुझे नहीं लग रहा आज के लिए कोई आने वाला है ऐसा कोई बड़ा मूव अपसाइड की तरफ। बट पोजीशन हम बना के निकलेंगे, प्रॉफिट होता है। टेक्निकल्स अगर ऊपर हैं तो हम प्रॉफिट लेंगे। पर आप ये देखो, फेड की बात पे इंपॉर्टेंस दो कि फेड की मीटिंग को लोग कितना इंपॉर्टेंस देते हैं। बड़े बड़े CEO, बड़े बड़े हेज फंड मैनेजर्स, बड़े बड़े पेंशन फंड मैनेजर्स, वो कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं। और जब कल जो मीटिंग हुई है उसमें फेड ने क्लियर कर दिया है, मतलब जो जिस तरह का उनका रवैया रहा कि अभी इन्फ्लेशन अनएक्सपेक्टेडली हाई है, उस पर हमें इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने पड़ सकते हैं, हमें उसको और डाउन देखना चाहते हैं। तो हमारे लिए वो एक तरह की एक बेयरिश वार्निंग होनी चाहिए, डॉलर में स्ट्रेंथ आने की वार्निंग होनी चाहिए, बॉन्ड्स यील्ड में की बढ़ने की वार्निंग होनी चाहिए, स्टॉक प्राइसेस, डॉलर डिनोमिनेटेड एसेट्स की वैल्यू घटने की वार्निंग होनी चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे नहीं बैठते तो अभी आपको पोजीशन लेके नहीं बैठना, बाय स्टॉप ऑर्डर। अगर इसके ऑपोजिट वो पोजीशन लेनी है तो बाय स्टॉप ऑर्डर्स लगा के बैठिए। इस तरह के एसेट्स में मार्केट में अभी नहीं एंटर करना। एटलीस्ट 4 आवर्स के 8 आवर्स के चार्ट पे आप बाय स्टॉप लगा के बैठे हैं एक अच्छे लेवल पे, एक अच्छी मूविंग एवरेज पे के ऊपर। तो ये ऐसे ट्रेडिंग करनी है दोस्तों, रिस्क से बचाना है। और उसमें भी जब आपने ट्रेड वो लग गया, प्लेस हो गया, वहाँ तक प्राइस आ गया, फिर वहाँ पे भी उसको छोड़ना नहीं है, वहाँ पे भी स्टॉप लॉस लगा के बैठना है। Sort of stagnant growth in retail sales in the US. Here in Australia, for example, फेड की बातों को सोचना है, समझना है, रोज देखना है। Wage growth continues to lag at less than half the pace of inflation. Does this feed through to some concerns about the resilience of households and spending going forward?
Well, I'm not sure what's happening down under, but the wage growth in America is very strong. The Atlanta Fed tracks wage growth, and I think for people who are staying in their jobs, the number was up about 6% in July over July last year. But if you switch jobs, to my recollection, it was almost a 9% pay increase. So wages in America are rising very strongly. That actually would feed through into inflation. We're not advocating that inflation's going to keep going up, by the way, because we do think oil's going to come down, and we do see house prices starting to soften. But at least on the wage side, Heidi, in America, it's very strong. Your other view on energy is really compelling as well. Tell me about the reasons why you think that these concerns about an energy crisis in Europe are overplayed at the moment. Well, to be frank, I hope I'm not insulting anybody. We really think that politicians and journalists are exaggerating the nature of the situation in Europe to get airtime. And in actual fact, if you look at the storage capacity in northwestern Europe, which is really the economic center of that continent, it's above where it has been on average over the last 5 years. I think it's about 78% full. We see very strong supply increases coming out of the U.S. And other places to replace Russia. So that weapon that Russia had, which was, of course, its energy exports to Europe, we think is diminishing rapidly in terms of its value because we do see a big supply response, and we're looking for oil to be about $75 a barrel this time next year. Given what's happening in the energy space, we are seeing increased focus on renewables, on EVs as well. Mark, how closely are you following what's happening in Sichuan, given, of course, their manufacturing importance for the likes of lithium or polysilicon? Well, what I would say is that I think the renewable and electric vehicle story will continue to beat expectations as it has over the last 10 years. And a lot of people don't realize that 30% of all new cars in China sold today are electric vehicles, and about 15% of all new cars globally are electric vehicles. And we weren't supposed to hit those numbers. तो दोस्तों देख लो 15% कार जो चाइना में मतलब दुनिया में बिक रही है वो पूरी की पूरी इलेक्ट्रिक है, और चाइना में जो हर साल अब कार्स बिकने लगी हैं उसमें से 30% इलेक्ट्रिक कार्स आ गई हैं। तो अब ये देखो, और अब ये भी देखो अब इन कार्स में क्या लगता है, पेंट लगता है, प्लास्टिक लगता है, मिनरल्स लगते हैं। तो उस तरह के आप बिज़नेस खोलना चाहते हो, कार पार्ट्स का बिज़नेस भी अच्छा रहेगा संभल, पर वो थोड़ा टेक्निकल काम है, तो आपको ट्रेनिंग लेके उसमें टाइम, एजुकेशन, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, पैसों की कम है, कंपैरेटिवली एफर्ट की इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है दूसरे बिजनेसेस के मुकाबले। पर अब ये और उस तरह की अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, अपना बिजनेस खुद स्टार्टअप नहीं करना चाहते, तो आप इस तरह की कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हो। देख सकते हो कहाँ पे आपको अच्छे से अवसर मिल रहे हैं, कौन सी मार्केट्स ओवरसोल्ड हैं, या फिर बॉन्ड्स खरीद सकते हो इस तरह की इंडस्ट्री में। इस तरह के जो भी ETF में एक्सपोजर ले रखे हैं, जो हाई यील्ड्स बॉन्ड्स हैं, वहाँ पे आप अपनी पोजीशन बना सकते हो। तो कई रास्ते हैं दोस्तों, EV का ट्रेंड चल पड़ा है, आगे बढ़ पड़ा है, और यही टाइम होता है पोजीशन बनाने का। तो इस तरफ भी एक बारी आप देखना है, मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगा। For another 3 years. My mother is buying an electric car, and she's in her 80s. So I think the fleet is going to switch very rapidly to electric, and therefore we want to be in the renewable and EV space. We want to be careful what we buy because there is going to be big oversupply in select areas like batteries, for example. But yes, it's a space we firmly believe in. China likely to issue extra local debt, और देखते हैं दोस्तों। John, more debt? I mean, do local authorities have the leeway right now to be doing this? I mean, just a couple of years back, it was about reining in leverage. Now are we going back to the old playbook?
I think the playbook at the moment is increase infrastructure spending to get this economy growing again. Li Keqiang, the premier, when he had that meeting, he raised the possibility of this additional 1.5 trillion yuan in bond sales. What that is the outstanding amount of government debt and the margin of that amount to the debt ceiling that China has. And so there's still a margin of about 1.5 trillion yuan. And so the government is raising the possibility that we will use that amount. They're looking for any way to squeeze some additional spending out of the government coffers that exist. And Beijing looking for different ways to boost the economy. When it comes to the property sector, we just had those numbers out from Country Garden as well. How big a drag do we continue to see this to be? And are we seeing any kind of policy response that can potentially, change the trajectory that it's heading in? So we have seen some satellite data from a private firm that shows, although infrastructure spending by the government to build roads and bridges, etc., that has increased in July, in the month of July. But even that increase is not enough to make up for the big drop-off we've seen in residential constructions. And, we're in a market that has seen prices drop every month this year, starting from late 2021. And as long as prices are going down, it's very hard to see buyers coming back into that market. Of course, we also have the mortgage boycotts. That's another reason buyers are staying away. And as long as that is happening, it's hard to see. तो दोस्तों ये देख लो, इसने भी बोल दिया कि नवंबर 2021 से ही प्राइसेस डाउन आने लग गए, इंटरेस्ट रेट बढ़ाई यूएस फेड ने। तो चाइना के फेड तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा ही रहा था, जो चाइना का बैंक है, पर असली फ़र्क कहाँ पड़ा जब यूएस फेड ने बढ़ाए। तो इसलिए यूएस फेड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए उसकी मीटिंग के बारे में जानना, उनके बारे में लोग क्या सोच रहे हैं, पॉन्ड के बारे में, 5 ईयर, 2 ईयर, 10 ईयर, 30 ईयर यूएस फेड ट्रेजरीज के बारे में क्या डिस्कशन हो रहा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और आज हमने देखा और वो डिस्कशन यही हो रहा है कि इन्फ्लेशन हाई है और मार्केट डाउन जा सकती है, अब भी जा सकती है। पर अब जो जाने वाले सिस्टम थे सीपीआई पीपीआई जो फोरकास्टेड से डाउन आ गई, फिर भी अगर रेजिस्टेंस देखने को मिली तो मार्केट इज़ बेयरिश। तो बेयरिश से भी हम पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता इस टाइम पे, ठीक है। A recovery anytime soon. Not surprising, Goldman Sachs also cutting China's 2022 GDP growth. तो हम देखा कि हाउस प्राइसेस नीचे आने लग गए, लोगों ने अपनी मॉर्गेज पेमेंट, जो उनके घर होम लोन की पेमेंट देनी होती थी, होम लोन मतलब मॉर्गेज होता है, बाहर के लोग कई देशों में जैसे अलग अलग वर्ड्स यूज़ होते हैं कई किसी तरह की एक्टिविटीज़ के लिए, तो ऐसे ही होम लोन का यूज़ होता है एज अ मॉर्गेज इन यूएस से चाइना। तो न्यूज़ रूम्स में भी मॉर्गेज बोला जाता है बाहर के देशों के, तो वो उनकी पेमेंट ही लोगों ने देनी बंद कर दी है वहाँ पे। Both forecasts, so getting further and further away from that 5.5% target. So this is the second month in a row Goldman has cut. They cut in July as well. They're cutting again now, their full year target to 3%. Look, China has plenty of problems. We've had all the COVID outbreaks in Hainan and Xinjiang, in Tibet recently. We also have now these electricity shortages in the west of China because of a heat wave combined with the drought and the lack of hydro, and that leading to industrial users. And even now, we're seeing residential users having their electricity cut back. ये देखो दोस्तों, 2011 से लेके 2020 तक कितना डेप्ट ले लिया है, 200 से लगभग 200 की रेटिंग से 300 350 हो गया, लगभग 50% से भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया दोस्तों। 70% से भी ज़्यादा डेप्ट ले लिया है चाइना ने पिछले 10 सालों में। तो और ये देखो, चाइना's टोटल डेप्ट हैज़ रिजन टू नियर 350% ऑफ एनुअल जीडीपी। तो जीडीपी के 300% हो गई है इनकी डेप्ट। तो अब ये देख लो दोस्तों, अगर आपकी इनकम 2 लाख रुपए है और आप डेप्ट लेके बैठे हो 35%, तो 10% भी आप चुकाओगे तो 350% यानी कि 6 लाख, और आपकी इनकम है 2 लाख, तो 2 लाख में 6 लाख में आपको 6 का 10% तो एटलीस्ट हर साल चुकाना ही पड़ेगा। 10% भी क्या, 15% ही लगा लो, तो 1 लाख तो आपका ये गया। आप 2 लाख, 1 लाख तो इंटरेस्ट में चला गया, 2 लाख इनकम है, तो क्या खाओगे? देश कंगला नहीं होगा तो क्या होगा? डेप्ट तो और लेना पड़ेगा। सो दैट इज़ वाई दिस इज़ कॉल्ड इन्फ्लेशनरी इन्वायरमेंट, इन्फ्लेशनरी इन्वेस्टिंग, इन्फ्लेशन।
इन्फ्लेशन में इसीलिए बाय करना है, क्योंकि डॉलर डिनोमिनेटेड जब डॉलर प्रिंट होंगे तो फेड कैसे खरीदेगा बॉन्ड्स फेड तो तभी खरीदेगा ना जब डॉलर प्रिंट करेगा, डॉलर सप्लाई करेगा, बॉन्ड्स खींचेगा। तो यही होगा, इसलिए प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, इसीलिए सरकारें लोन ले लेके पैसे प्रिंट हो रहे हैं। महंगाई तो क्या बढ़ रही है, पैसे प्रिंट हो रहे हैं। असली में महंगा कुछ नहीं हो रहा, बस पैसे प्रिंट हो रहे हैं। और देखते हैं आगे और क्या बात हुई है, एक और वीडियो देख लेते हैं। तो कंसेप्ट्स आपको बहुत एक अच्छे समझ आए। आज डिफेंसिव की बात हुई, फेड की बात हुई, फिर से वही बात हुई, ग्रोथ्स की बात हुई, इंटरेस्ट रेट, महंगाई की बात हुई, इन्फ्लेशन का क्या असर पड़ेगा ग्रेट ब्रिटेन में और उस पर क्या ट्रेड लगाना है उसकी बात हुई, कौन सा ब्रोकर यूज़ करना है, क्यों करना है उसकी बात हुई, मार्जिन्स कितना है ये सिखाया। तो ऑल इन वन वीडियो हो गई है ये 2.5 घंटे की। पर इसके अलावा हम और भी देखेंगे, और वीडियोस भी देख लेते हैं। AMC की देख लेते हैं, AMC क्या बात कर रहा है। It's interesting on an afternoon where AMC we start to see perhaps the beneficiaries of the run-up in certain meme stocks. Certainly we look to Ryan Cohen of RC Ventures potentially cashing in on some of his Bed Bath & Beyond holding. What's happening over at AMC? How is the CEO perpetuating the AMC apes? Well, he's done a really good job just दोस्तों AMC apes की वही बात आ गई। AMC apes की बात इसलिए होती है क्योंकि 2020 में जब क्वांटिटेटिव ईजिंग हुई थी तो फिर वही ये क्वांटिटेटिव ईजिंग की बात नहीं कर रहे। अगेन उसको AMC एप्स का हुआ बनाया जा रहा है, मीम्स का हुआ उसको पढ़ाया जा रहा है। पर उस टाइम पे क्वांटिटेटिव ईजिंग हुई थी, इंटरेस्ट रेट्स को घटाया गया था, डॉलर्स को सप्लाई किया गया था, डॉलर्स की वैल्यू कम हुई, करेंसी की वैल्यू कम हुई, बॉन्ड प्राइसेस बढ़े, GBP INR वालों ने भी लोन लो के फिर अपनी वैल्यूज घटाई। पर उससे क्या हुआ, ओवरऑल जो उधर एसेट्स, इक्विटी, स्टॉक्स ये हाई हो गए क्योंकि वो भी डॉलर डिनोमिनेटेड थे। हाउस प्राइसेस 50% 100% के इंक्रीजेस देखने को मिले हमें। जो सेकंड हैंड कारें थी वो नई कारों से महंगी हो गई, उनके प्राइस डबल हो गए। और अब ये एक फिर से AMC वाले ये फिर से अपनी, और इनका प्रॉफिट हो गया उस टाइम पे। CEO मिलियंस एंड मिलियंस डॉलर्स लेके अपने स्टॉक्स बेच के आउट हो गया। पर वो यही बोलता रहा कि AMC कंपनी ये कर रही है, वो कर रही है। और अब ये एक बारी फिर से इस बारी यहाँ पे आ गए आज अगस्त 17 2022 में। और अब मैं आपको जब बैकग्राउंड दे दिया और इनकी वीडियो और आगे देखते हैं। keeping all of his super fans in. वीडियोस भी आप चेक करते हो सकते हो, जाके आप ऐसे चेक कर सकते हो इनकी वीडियोस। ऐसे जाओ, डुप्लीकेट कर लेते हैं हम इसको, यहाँ पे डालो AMC। It's interesting on a after AMC ये डाला दोस्तों, AMC स्टॉक। इनकी दोस्तों आप ओल्डेस्ट वीडियो ऐसे जाके अपलोड डेट 7 hours ago, ये देखो SCC AMC short sellers are fucked। ये देखो नेक्स्ट टॉप $1000 पर शेयर फॉर AMC स्टॉक। बुलिश मोमेंटम बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, फिर से इसको पंप करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर से मून बॉयज आ गए हैं 7-8 घंटे में ही, ठीक है दोस्तों। और एक साथ ही, या फिर हो सकता है यूट्यूबर्स को पैसे दिए हो AMC वालों ने, या फिर जिन्होंने AMC के स्टॉक्स में पोजीशन बिल्ड करके रखी है कि तुम ये प्रोपागेंडा चलाओ, इस बारे में वीडियोस चलाओ, हम आपको इतने देंगे। क्योंकि आप इनकी वीडियोस देखोगे तो वो बहुत सारी ऐसा लगता है कि स्क्रिप्टेड है। तो ऐसे भी आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि भाई ये चक्कर क्या पड़ रहा है, क्यों पड़ रहा है, कब तक पड़ेगा। तो ये हो गया आज का। तो अभी ना दोस्तों, अभी मैं इसको थोड़ा कैमरा यार अपना सेट करता हूँ। तो ये देखो, ये भी ऐसे डेली का प्रोपागेंडा ऐसे भी चलाया जाता है। अभी तो चलो ये है, जब 2022 था, जब 2021 था, तब ये कॉइन लॉन्च हो रहा है, वो कॉइन लॉन्च हो रहा है, तब भी ऐसे बढ़ाया गया था। जब 2000, फिर जब मीम कॉइन्स, जब 2021 हो गया, नवंबर आ गया, उसके बाद भी बाय द डिप इज़ द बॉटम इन पूरा जब तक इंटरेस्टेड, उधर से इंटरेस्टेड बढ़ रहे हैं, उधर से लोग सेल मार रहे हैं, और इधर से ये बाय 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 करके लोग तो जो इनको देख के मार रहे हैं बाय, वो तो खुद उनके अकाउंट ब्लोन अप हो रहे हैं। अब ये भी अपना करा के बैठे होंगे इस तरह के लोग।
पर हो सकता है प्रोपागेंडा के बीच में फंस जाते हैं कई लोग, उसकी बात तो होती नहीं, ठीक है। तो इनसे बच के रहना है, इंटरेस्ट रेट की वेट करनी है। अभी जो सेंसिबल बंदे थे उन्होंने बोला है हमने कोई बुलिश टिल्ट नहीं देखा, जब वो बिल्ड करने लगेंगे मार्केट में पोजीशंस तभी हमें 100x 10x जैसे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। तो अभी हम इसकी एक और इसका रिव्यू देख लेते हैं, ये क्या बोलती है, क्या ये पंप करती है अपने मार्केट के, अपनी स्टॉक को मार्केट में। Invested, and you know, it's interesting what you say about Bed Bath. ब्लूमबर्ग न्यूज़ की है, सीईओ नहीं है ये ब्लूमबर्ग न्यूज़ की और रिपोर्टर है, तो इसकी हम थोड़ी And beyond, obviously, there are always new memes, and like our previous guest said, they typically go out of style relatively quickly. AMC is really the only one who has maintained its place in the spotlight for months and months and years, really. And it's Adam Aaron, who is an absolute carnival barker of an executive, in our opinion, who has really kept it there. One thing he's done is just been so completely accessible to personality, and they have utter faith in him and a lot of just adoration and complete trust that he's gonna bring the company to the moon. You know, to the moon. It's so funny. A lot of, say, stodgier CFOs would not want this many retail investors and will say, we like a lot of long-term holders who will stick with us for a long time. But you look at what he's done and really engaged a retail base through real technology, through asking retail investors to ask questions on earnings. Tesla, Palantir, all these other companies, 23andMe, they're all doing this too now through a company called Say Technologies affiliated with Robinhood. Is there something to be learned from this guy? Absolutely. And it's really, what's interesting is he's made his whole career out of loyalty marketing. And so he brought this, you know, he was famous for at Hyatt, at Carnival Cruises. He created and at Vail Resorts, he created their first loyalty marketing schemes and, you know, created a lot of improved business on that front. And he has brought the exact same thing to AMC, but in not only with, you know, attendance to the actual theaters, but with investors. He's treating them like customers, and he created a loyalty program for investors, which is unheard of. And it means that he got all of their email addresses through that process of creating this program, and now he can speak directly to his investors anytime he wants and with. तो ये देख लो दोस्तों, मई से लेके जून तक इसका शेयर $10 से $26 हो गया, यानी कि 100% से भी ज़्यादा बढ़ गया. No intermediary. So he gets to pump them up and sell them on the stock any time of day he wants, all day long. And overall, his fiduciary duty to these investors is to keep the actual business chugging along and getting the wins and getting the right sort of movies in. How is he performing on the fundamentals in that respect, Eliza? Well, things are looking up. It's been a good quarter for actual blockbusters, and so, you know, that was a help, especially after how quiet it was during the pandemic. But one of the fundamental problems for AMC is its astronomical level of debt, and that's the reason it was in trouble in the beginning of the pandemic, and nothing about that really has changed. And AMC embarked on a huge acquisition spree right before, unfortunately, everything shut down, and it's still dealing with the fallout of that. It, you know, may or may not have been a good idea at the time, but it certainly wasn't nice to have all that debt to have to service. It refinanced some debt earlier this year, but it still is dealing with $5 billion. And so, for instance, when AMC does arguably stunts, maybe investments like buying a stake in a gold mine earlier this year, the retail crowd goes crazy, but some of the lenders and other fundamental analysts say maybe that money should have gone towards paying down debt. Certainly wasn't nice to have all that debt to have to service. It refinanced some debt earlier this year, but it still is dealing with $5 billion. And so, for instance, when AMC does arguably stunts, maybe investments like buying a stake in a gold mine earlier this year, the retail crowd goes crazy, but some of the lenders and other fundamental analysts say maybe that money should have gone towards paying down debt. तो देखो दोस्तों, डेप्ट तो दिया नहीं, पर डेप्ट की जगह गोल्ड स्टॉक में बाय कर लिया स्टेक. अब वहाँ से जो रॉयल्टी आएगी वो डेप्ट को देने में इंटरेस्ट वहाँ से दिया जाएगा, क्योंकि ऑपरेशंस में प्रॉफिटेबिलिटी है नहीं बिजनेस कंपनी की. इसमें पहले ही ये
अंधकार में लटकी हुई कंपनी है, जॉम्बी कंपनी है, ठीक है। तो इससे बच के रहना है। इस तरह की कंपनीज में हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, एक बारी में अपने पोर्टफोलियो का 5% से ज़्यादा नहीं डालना है। इस तरह के स्टॉक में, इंडेक्स में डाल लो, ETF में डाल लो, क्योंकि इंडीएफ विल गो अप सम टाइम। इट्स मेड अप ऑफ डिफरेंट कंपनीज टुगेदर, एवरेज प्राइस होता है वो, तो वो कभी ज़ीरो पे नहीं जाता, वो बार बार रिप्लेस हो जाता है। तो आप उसको बाय करके बैठ सकते हो। पर इंडिविजुअल कंपनी का स्टॉक अगर नीचे चला गया, बैंकरप्ट हो गई, कोई करप्शन का केस आ गया, तो वो फिर ऊपर आना में बहुत मुश्किल हो जाती है उसको। तो इसलिए तो अब ये देख लेते हैं ड्रकन मिलर। ये वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। ड्रकन मिलर सेल्स बिग टेक एज सोरोस बायस। तो ये भी देख लेते हैं इसमें क्या कहा गया है। Greg Fleming, he is the CEO of Rockefeller Capital Management. You know, when you look at what your clients are doing, Greg, are they by the way of Stan Druckenmiller, or are they by the way of George Soros? Are they buying again, or are they shying away from the markets? You know, Shonali, I think cautious is the word I would use for our clients and our private advisors. There's a tug of war that's going on from a macro standpoint in the market, as you know. A month ago, there was greater concern over inflation. We get some good inflation data in the last few weeks, and now people are thinking, well, maybe the Fed pulls back sooner and we can get the soft landing. So because of that, you have exactly what's gone on here. You've got Stan with one perspective, and then George on the other side, because people are reacting on a real-time basis to the way the whole thing seems to be evolving. To the extent that your clients are cautious, what are they most cautious about? Are they worried most about the Fed, interest rates, inflation, or global chaos? Well, it's a great question, because I would say to some extent all of the above. And the focus moves from one topic to the next based upon data that comes in. So literally a month ago, the biggest focus was on the Fed and the inflation numbers and the fact that the Fed was going to need to continue to move aggressively. Now, a whole bunch of people believe, with the data coming in the last few weeks, that maybe the Fed can actually land this without creating a significant recession, and they might pull back a little sooner. From my vantage point, I think the Fed's going to keep going now, having gotten a late start. Greg, hi, it's Alex. Really great to see you. Thank you so much for joining all of us. To that point, we've seen, like, Bloomberg Economics here is looking at a 4% Fed funds rate. We've even had guests on that look at 5 or maybe 8%. What do you think? And then what happens to markets? I think the Fed is going to keep going here. As I said, and Alex, we've been talking about this for a while. They got a late start. They're on it now. So I think that by the end of the year, they keep going 75 basis points probably in September, and they get to 3.5%, 4% by the end. So even if they keep going, the market will not, might take a bounce, may on a daily chart, make a double bottom. लोग एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं उसको कि 17%, 15% का डिक्लाइन जिस लेवल पे अभी है वहाँ से आ भी सकता है। तो ऐसा हो सकता है अगर कीप गोइंग ऑन हुआ, तो अगर आप लॉन्ग टर्म मल्टी ईयर पोजीशन बना के बैठ रहे हो, तो आप वहाँ पे आप पैनिक ना करो, क्योंकि अब वो तो प्राइस्ड इन है ऑलरेडी, इतना तो प्राइस्ड इन है। पर अगर आपको रिस्क बिल्कुल ही ज़ीरो रिस्क लेना है और अभी मूविंग एवरेज क्रॉस डाउन मारता है, जैसे कि ये है, इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। ट्रिपल क्यू नैस्डैक में अगर क्यू कीप गोइंग होता है तो क्या हो सकता है, कीप गोइंग होता है तो ये हो सकता है कि यहाँ से अभी ये इसने टच ले लिया है, तो ये यहाँ से यहाँ तक आ जाए, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस बना ले। तो अगर आप यहाँ पे, अगर अभी आपने यहाँ पे लॉन्ग मारा हुआ है, तो यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस लगा के रखें, या फिर यहाँ पे रखें अपना स्टॉप लॉस लगा के। नहीं तो अगर आपने शॉर्ट लेना है, शॉर्ट तो मेरे हिसाब से आप यहाँ पे ले सकते हैं शॉर्ट के लिए। ये वाला जो ये वाला लेवल है बॉलिंजर बैंड का, ये अच्छा रहेगा स्टॉप लॉस के लिए। तो दोनों पोजीशन का मैं आपको एक बार मल्टी डे पोजीशन बता देता हूँ, इसमें क्या बन रहा है। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा 4% का, और अगर आप यहाँ पे बैठे हो तो अभी आप यहाँ से यहाँ तक ऑलरेडी 4-5% प्रॉफिट में हो, तो प्रॉफिट ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अभी लॉन्ग टर्म अभी ऐसा कुछ सुनने को नहीं आया है। आप यहाँ पे फिर एंट्री बना सकते हो, हाई प्रोबेबिलिटी है। यहाँ पे भी ओवरबॉट हो गया है, इधर भी ओवरबॉट हो गया है, ये यहाँ भी ओवरबॉट हो गया है। ये देखो दोस्तों, इधर से भी अब नीचे को जाने लगा है, ये भी नीचे को जा रहा है, ये येलो वाला। ठीक है, तो यहाँ तक आ सकता है। और डाउन लेते हो
और अगर आप अभी यहाँ से लंबा बैठोगे तो यहाँ से आपको 13% का ड्रॉप डाउन लेने को पड़ सकता है, जो कि होके यहाँ भी आ जाए। तो मेक श्योर इफ़ यू हैव आर प्लानिंग ऑन दैट कि आपके पास कैश में पोजीशन है, लेवरेज पोजीशन नहीं है। लेवरेज हुआ तो लॉस हो जाएगा बहुत ज़्यादा, मेंटेन ही नहीं कर पाओगे पोजीशन। और फ्यूचर्स में ना ही लेके बैठो, ETF में लेके बैठो विदाउट एनी लेवरेज, ठीक है। इंडेक्स ETF लेके बैठो जैसे QQQ। तो ये चीज़ है। बाकी इंट्राडे में तो वो मैं आपको लाइव ट्रेडिंग सेशंस में दिखाई दूंगा। इन्फ्लेशन वहाँ पे हाई आ गई है, PPI वो उस तरह की आ रही है, लोअर आई है एक्सपेक्टेशन से, तो बुलिश बाउंसेस भी देखने को मिल सकते हैं। तो वो एक अलग स्टोरी है, बट ऐसे लॉन्ग टर्म पोजीशन, मल्टी मंथ पोजीशन मुझे यही लग रहा है। और ये ना अभी ये जो येलो वाला है ये इस वाइट से नीचे है, बेरिश है, तो ये हो सकता है कि यहाँ तक ज़रूर आए। तो एक बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड स्विंग ट्रेड बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ तक 6-7% का ट्रेड इसमें प्रॉफिट लिया जा सकता है। हालांकि शॉर्टिंग मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आप बाय नहीं कर रहे हैं तो आप ऑटोमेटिकली हेज्ड हैं, आपके पास ऑटोमेटिकली $US हैं तो आप ऑटोमेटिकली हेज्ड हैं। अगर आपने बाय नहीं करा, मार्केट से बाहर बैठे हुए हैं, आप शॉर्टिंग कर रहे हैं, तो आप उधार लेके आप शॉर्ट कर रहे हैं किसी से, तो वो एक रिस्क है, उधार का रिस्क। तो डॉलर स्ट्रेंथ में आप बिलीव करना अगर अभी पसंद करेंगे तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि कैश में बैठो, कुछ ना ख़रीदो। और प्रॉफिट में यहाँ पे अगर बाय किया था तो अपने प्रॉफिट्स लेके निकल लो। यहाँ से एक बार फिर अगर बाउंस आता है इस 20 डे मूविंग एवरेज के चार्ट पे, यहाँ से बाउंस आता है तो आप यहाँ पे अपनी पोजीशन बाय स्टॉप लगा के ये टारगेट यहाँ तक का एम कर सकते हो, इस लेवल तक का, इस रेजिस्टेंस तक। तो यहाँ तक आपका कितना बन जाएगा, यहाँ पर भी आप आराम से 8% कमा सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ है और आगे देखते हैं। End of the year. In every major tightening cycle that the Fed started since 1970, the Fed funds rate has gotten higher than the current CPI before they pulled back. So you've got Fed funds around 2.5 today, and you've got inflation, current inflation around 8.5. So those numbers need to get much closer together for the Fed to really pull back in our eyes. So, Greg, to that point, it feels like that. तो अभी ये क्या कह रहा है, इंटरेस्ट रेट्स को भी ऊपर आना पड़ेगा और इन्फ्लेशन रेट्स को भी नीचे आना पड़ेगा, तभी हम बाय करेंगे, वरना नहीं करेंगे। और ड्रकन मिलर या रॉकफेलर कैपिटल का CEO ऐसी बात कर रहे हैं। और तब तक ये क्या बाय करेंगे, हाई यील्ड नहीं बाय करेंगे, गवर्नमेंट बॉन्ड्स बाय करेंगे, जिसमें अगर हाई यील्ड ना भी मिले कम से कम फेस वैल्यू तो मिल जाएगी। हाई यील्ड में तो डिफॉल्ट होकर कंपनी गई भाड़ में, गया बच गया बारे। तो उससे आपको बच के रहना है दोस्तों। एंड इंटेलिजेंट लोग यही कह रहे हैं कि अभी इंटरेस्ट रेट्स और बढ़ाए जाएंगे, बेयरिश मार्केट सेंटिमेंट है, पर अभी भी हम उसको भी हम ट्रस्ट नहीं करेंगे। हम अपने टेक्निकल्स को देख के बैठेंगे, वहाँ पे क्या हो रहा है, स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट, एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ टारगेट लेके बैठेंगे दोनों तरफ का। और यही है दोस्तों अभी फ़िलहाल के लिए तो। और आगे देखते हैं इस वीडियो में और क्या बात होती है। Mean a lot of market volatility. Do you think it's going to mean that this time? I feel like the market has been completely either not listening to the Fed or just straight up ignoring the Fed. Well, you know, if you went back a month ago, वही मार्केट में तो बम्प आए, अप आए, और वो इसलिए आए क्योंकि उस टाइम तक बहुत ज़्यादा डिक्लाइन आ गया था। उस टाइम तक ज़्यादा इंटरेस्ट रेट्स प्राइसिंग हो गए थे। फिर क्योंकि जो 27 जुलाई को मीटिंग थी और 16 जून को मीटिंग थी, एक जो मई में मीटिंग थी 15 मई को, तब तक तो सारे प्राइसिंग कर दिए थे। उस 15 और जून तक सारी चीज़ प्राइसिंग हो गई थी, तो इसलिए वो आना था, तो वो तो आना ही था। तो अब ये रिपोर्टर भी पता नहीं ऐसी चीज़ क्यों पूछ रही है, ये बार बार वही चीज़ पूछ रही है, तो वो तो आना ही था। जब ऑलरेडी बियरिशनेस प्राइसिंग हो गई तो उसके बाद बुलिशनेस ही तो प्राइसिंग होगी। जो CPI PPI फोरकास्ट से कम आई तो वो मार्केट ने पहले ही प्राइसिंग कर दी। और अब जब मूविंग एवरेजेस पे टच हो गया है, जो पहले आपको वीडियो दिखाई थी, अब वहाँ से आने लगा है, तो अब ये फिर वही बुलिश एजेंडे की बात कर रहे हैं। फिर ये AMC वाले अपना एजेंडा चला रहे हैं, जैसे ये देखो ये यहाँ पे हेज फंड्स नेवर सॉ दिस कमिंग, अभी जैसे खुद ही इंटेलिजेंट बन गया, खुद ही सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट बन के ऐसी बातें कर रहा है। इसकी भी वीडियो हम देख लेंगे एक बारी दोस्तों, ये कैसी बातें करते हैं। So maybe the market was listening to the Fed. They may be, you know, it's rallied significantly in the last month.
when you have these transitional times, Alex, where the Fed's trying to get inflation down, obviously they'd like to do that with a soft landing, but that's tricky and historically not happened a lot of the time. But when you're in this transitional time, market volatility is going to stay higher. So it's been a very positive month, but there's more volatility ahead. As data comes in and people react to it, markets will respond accordingly. Greg, good morning. It's Guy. What happens to wealth in this environment? Wealth has been turbocharged, supercharged since 2008 with the arrival of QE. We're now in QT. How does wealth develop? तो दोस्तों अब इसने बोला 2008 में QE, बट ऐसा नहीं है। QE बहुत बारी आई है और क्वांटिटेटिव टाइटनिंग भी बहुत बारी आ चुकी है 2008 से 2022 तक। जैसे दिसंबर 2015 में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए गए थे, फिर क्वांटिटेटिव ईजिंग में जो मॉनेटरी पॉलिसी फिस्कल पॉलिसी होती है उसमें जब ट्रंप आया था उसने टैक्सेस घटाए थे, तो आपने उस टाइम पे जंप देखा होगा क्रिप्टो में 2017 से 2017 के एंड तक। फिर उसके बाद 2018 में फिर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने की बात हो गई थी। ठीक है दोस्तों, फिर इंटरेस्ट रेट्स तब भी बढ़ाए गए थे, फिर मार्केट में डिक्लाइन भी आया था। 2020 में क्वांटिटेटिव ईजिंग कराई गई, टैक्स डिक्रीज मतलब इंटरेस्ट रेट्स घटाए गए, डीरेगुलेशन की गई। फिर वहाँ पे मार्केट में आप देखना 10% मतलब 10x 100x 1000% 10,000% इंक्रीज देखने को मिले। तो इस तरह की चीज़ें दोस्तों in that kind of environment? Well, Guy, wealth over time is going to continue to expand as economies expand. So, the wealth management market in the U.S. and around the world will continue to grow through the cycle. The cycle can obviously influence it in the near term. For our clients, where they're putting a significant amount of their wealth, and remember, our clients are primarily high net worth and ultra high net worth investors, they've dedicated an increasing part of their wealth to alternative strategies where there's illiquidity in the near term, but they're investing in best-in-class managers through the cycle, so that what happens in the public markets is a little less relevant for them as long as they're in the right investments with the right managers. So we think alternative investments for high net worth and ultra high net worth investors will continue to be an increasing part of the equation. Is QT a अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स दोस्तों यही होती है, जैसे ज़मीन खरीद लेना, बगीचे खरीद लेना, ठीक है, फूड प्रोसेसिंग, डिफेंसिव स्टॉक्स, फैक्ट्रीज खरीद लेना, ये होती है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदना, ठीक है, कोई काउंसिल पे कहीं पे कोई चीज़, कोई डोनेशन कर देना, पॉलिटिकल फेवर्स लेना, तो ये भी एक तरह से अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट होती है। तो हाई नेट इंडिविजुअल, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स अभी इस टाइम पे वहाँ पे जा रहे हैं और वही सही जगह है। अभी नहीं, सभी टाइम पे वो एक बढ़िया जगह होती है। बस आपको थोड़ा पोर्टफोलियो इधर से उधर एलोकेशन करने का डिफरेंस होता है। हाई इंटरेस्ट रेट्स में 70% 80% डिफेंसिव हो जाओ, ठीक है, और 20% ऑफेंसिव रहो, ग्रोथ स्टॉक्स में रहो, टेक स्टॉक्स में एक्सपोजर लो और सोल्ड पोजीशंस में। जब लो इंटरेस्ट रेट्स हैं तो 50% डिफेंसिव हो जाओ, 50% ऑफेंसिव हो जाओ, 50% टास्क उनसे आप ओवरसोल्ड पोजीशंस में क्वांटिटेटिव ईजिंग के टाइम पे बाय करने लगो, बाय मारो उस टाइम पे स्टॉक्स का, ग्रोथ स्टॉक्स का स्पेशली। तो ये होता है दोस्तों, आपको ऐसे पोर्टफोलियो का खेल खेलना है। इंट्राडे में भी फिर आपको इस हिसाब का मैनेजमेंट करना है, अपना देखना है, समझना है, जानना है, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ है। तो आगे और देखते हैं आगे और क्या बातें हो रही हैं। कैमरा थोड़ा सही करूं यार, कैमरे को पता नहीं क्या है। कैमरा खराब हो ही जात, सेटिंग खराब हो ही जाता है। तो दोस्तों ये था और देखते हैं और क्या बात हुई। threat though to that wealth? We've had money creation which is aggregated in the upper echelons of society. If we get money destruction, does the same thing happen in reverse? Well, QT is definitely, and as you know, Guy, QT is really not kicked in yet. The Fed balance sheet is still close to its peak.
and they are going to step it up from here. So QT will take liquidity out of the system. It will create, as a result of that, more market volatility, and it will suppress wealth in the near term. My only point on wealth through the cycle is that as economies grow and wealth is created, the wealth management business does continue to expand. But I agree with your point. QT is going to take liquidity out of the system, just like it put liquidity in the system, as you said, on the way up. I'm wondering how your clients are thinking about global Liquidity investing put in at the this. system in the way up in 2022 when the Fed decreased interest rates, when the Fed announced support for the economy, when the inflation was low. ठीक है, क्वांटिटेटिव टाइटनिंग टू क्वांटिटेटिव ईजिंग का प्रोसेस ये था, रिसेशन आ गई थी, ठीक है दोस्तों। और अभी भी जो आया उस टाइम पे भी रिसेशन की बातें हो रही थी, पर एम्प्लॉयमेंट के नंबर स्टेबल आए हैं, रिसेशन नहीं हो रही है, प्राइसेस भी स्टेबल है। तो अब हम देखने वाले हैं कि कौन सा पलड़ा भारी रहेगा। जॉब्स तो ठीक आई, यूके में भी जॉब्स ठीक आई, पर इन्फ्लेशन गलत आई। कनाडा में भी कार सेल्स अच्छी हो गई, जो मैंने आपको पिछली वीडियोस में डिस्कस किया था, ठीक है। अपनी 12 अगस्त वाली वीडियो आप चेक कर सकते हो, वहाँ पे जाके 12 और 11 अगस्त की दोनों वीडियोस वहाँ पे डिस्कस की हुई है मैंने ये दोनों चीज़ें डीपली। Time because we had some really harrowing economic data out of China. तो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने के लिए, डॉलर मजबूत करने के लिए कुछ इस तरह की ही कंडीशंस चाहिए होती है, और वो कंडीशंस बन भी रही हैं, ठीक है दोस्तों। अब जब यूके वाले भी अपना पैक बढ़ा सकते हैं, तो यूएस भी उस लेवल को जो आपका अभी है उसको मेंटेन करने की सोच के, क्या पता वो भी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दें, क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लेशन आने वाली है, मतलब आ गई है इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स में हाइक आने वाला है, ये कहना चाहिए मेरे को। We have a lot of concerns in Europe as well, and recessionary concerns to that end. You have a footprint in London. So how are your clients thinking about investing abroad? Is the US the relative safe haven? Or are they looking to diversify globally in this kind of new global paradigm we're looking at? Generally, there's no question that the U.S. is a safe haven in a lot of ways for a lot of clients, given what's going on in the world. I mean, it is an exceptional time in terms of the exogenous factors that are in the system. I mean, we've had a pandemic, we have a war, and all the pressure on energy. We have the tension in Asia. So that does lead investors, high net worth and ultra high net worth U.S. investors, to be more inclined to invest in the U.S. at the margin. Having said that, there are still places and pockets of investment opportunity outside the U.S., and there always will be. But no question, the last 2 or 3 years has created enough exogenous pressure to make the American market a safe alternative. Not that the U.S. doesn't have its own challenges. We're walking into a midterm election. What kind of volatility does that create, and what are your clients hoping to see out of the outcomes of these elections? Well, what our clients are hoping to see is government that works and that gets things done to move the society and the economy forward. I mean, I think there's a lot of support throughout our client base and across the country for what happened with the semiconductor bill and bringing some of the manufacturing back on shore for these precision products and things that are important to the economic strength of the U.S. So I think, clients are hoping to see that. The biggest risk from a volatility standpoint, though, Shanali, it remains the Fed. I mean, the Fed, these phrases have been around for a long time. Don't fight the Fed. They're in a significant tightening phase, and they may, to Guy's question, they're going to add quantitative tightening to the equation much more going forward here. So the Fed, even more than midterm elections and fiscal, is really the central player here. तो अब दोस्तों हो सकता है कि इलेक्शंस भी आ जाएं, उसके बाद अनाउंस किए जाएं इंटरेस्ट रेट। सितंबर के बाद तो इलेक्शंस आ जाएंगे, नवंबर 2022 में इलेक्शंस हैं, तो क्या पता उसके बाद ये डबल ट्रिपल एस्टिमेट्स से भी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दें। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा हुआ है 1-2 साल के अंदर ये 0 से 5% तक इंटरेस्ट रेट्स को ले गए हैं, 4% 3% के इंक्रीज करवा दिए गए हैं। और दिस इज़ ओनली अ नंबर लाइक अ सिग्नेचर, ठीक है। तो सिग्नेचर भी किया जा सकता है फेड के द्वारा, कोई बड़ी बात नहीं है।
इसलिए बी रेडी, स्टे रेडी। Greg, in all of this, what is your objective? We're going to see turbulent times. It's going to be interesting to navigate. Rockefeller Capital, where's it going? Well, our objective, Guy, is to continue to work with our clients on longer-term investment plans to make sure, through our private advisors, who we think are the best in the industry, make sure they're working with clients and adjusting those longer-term plans as necessary as the exogenous world changes. We've been at Rockefeller Capital Management building out our footprint, as we like to say, across the U.S., taking this iconic name and setting up operations in major wealth centers where we can, through these elite private advisors, begin to serve clients in communities across the U.S. So we're in 38 cities now, and we'll add some more like Charlotte and Austin and others to that puzzle. Advisors begin to footprint, as we like to say, across this world. Turbulent times. It's going to be interesting to navigate. Rockefeller Capital, where's it going? Well, our objective, Guy, is to continue to work with our clients on longer-term investment plans to make sure, through our private advisors, who we think are the best in the industry, make sure they're working with clients and adjusting those longer-term plans as necessary as the exogenous world changes. We've been at Rockefeller Capital Management building out our footprint, as we like to say, across the U.S., taking this iconic name and setting up operations in major wealth centers where we can, through these elite private advisors, begin to serve clients in communities across the U.S. So we're in 38 cities now, and we'll add some more like Charlotte and Austin and others to that puzzle, and we'll be working with clients who have needs for high net worth and ultra high net worth capabilities across all of those different offices going forward. I mean, the reality is you've been adding a lot of teams across Wall Street. You've worked at many places before. You've brought on some of your former colleagues. So how significant can the hiring plan still get? You've already grown from about $18 billion in assets under advisory from when you started to more than 90 now. So what does the growth trajectory look like? Is it that fast in the next couple of years? Shanali, we had a plan at the beginning when we started in 2018, and we're going to finish executing that. So we're probably halfway through putting this footprint in place across these major wealth centers in the U.S. So we're coming up on $100 billion-ish in client assets, and we'll keep moving forward over the next few years to get into the remaining cities that we think we can serve clients in. And finish putting the footprint in place. And then from there, we'll be servicing clients on a long-term basis through Rockefeller Global Family Office. तो दोस्तों ये है, ऐसे रॉकफेलर एक्सपेंशन की तैयारी कर रहे हैं। $18 बिलियन अभी मैनेज कर रहे हैं। 18 से स्टार्ट किया था 2018 में $18 बिलियन से, और अब तक उसको 2022 तक $90 बिलियन तक ले आए हैं। तो एक तो दोस्तों ये चीज़ हो रही है। तो ये बात है दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो और अब ना दोस्तों, मैं सोच रहा हूँ यार 1 घंटे की ब्रेक लेते हैं, फिर इसी वीडियो का ना पार्ट 2 स्टार्ट करूँगा। पार्ट 2 उसमें डिस्कस करेंगे इंट्राडे के बारे में। उसमें मैं आज आपको इंट्राडे की लाइव ट्रेडिंग दिखा दूँगा। लाइव ट्रेडिंग, ठीक है दोस्तों। लाइव ट्रेडिंग आज आपको मैं लाइव ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा कि लाइव ट्रेडिंग कैसे होती है, प्रॉफिट बुक एंड प्रॉफिट टेकिंग कैसे होती है, और इवेंट्स का क्या मैटर पड़ेगा, क्यों पड़ेगा, कैसे पड़ेगा। तो ये भी अब हम आज देखेंगे। तो इस वीडियो को अभी मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में लिखें, और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक्स दिए हुए हैं ब्रोकर्स के, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के, वो भी आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। अच्छा लगे तो ज़रूर लीजिए, नहीं लगे तो टेस्ट कीजिए। टेस्ट नहीं करना तो यहीं पे देख लीजिए। और लाइव स्ट्रीमिंग का भी कोर्स अपना ओपन है, ट्रेडिंग कोर्स है, वो भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसको भी ज़रूर लीजिए। एंड वो नहीं लेना है, वो उसको लेने में कोई हिचकिचाहट है तो लाइव सेशंस होते हैं मेरे, आप उनको कॉपी ट्रेडिंग कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं ट्रेड्स को, पोजीशन टेक पोजीशन को ले सकते हैं। हालांकि वो बस ओनली डे ट्रेडिंग के लिए है, इंट्राडे पोजीशंस के लिए है।
बट उसमें मैं लॉन्ग टर्म भी डिस्कशन करता हूँ, सेमी एनुअली भी डिस्कशन करता हूँ, मंथली, वीकली, बाई वीकली, कहाँ जा सकता है, क्या हो सकता है, कौन से फैक्टर्स पे हो सकता है, क्या क्या प्रूफ है, क्या क्या इकोनॉमिक न्यूज़ के बेस पे ये चीज़ें होंगी, तो वो भी आपकी सारी डिस्कस की जाती है। तो आज की भी इस वीडियो को अब मैं यहीं ख़त्म करते हैं। तो मैं ये 1-1.5 घंटे में फिर से लाइव आऊँगा, फिर से आप देख सकते हैं जो मैंने व्यूज़ लाइव ट्रेडिंग का सेशन यहाँ पे करूँगा मैं। तो तब तक के लिए शुक्रिया दोस्तों।